सो आज की हमारी जर्नी मेरे होम स्टेट में है, उत्तराखंड, जो मेरी कर्म भूमि है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि माइक्रोफोन म्यूट कर दें। हम क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद करेंगे, पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। ऑलमोस्ट 309 स्लाइड्स हैं इसमें, तो थोड़ा लंबा है क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज हैं इस एरिया में जो पार्ट हम आज कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली उत्तराखंड के मैं दो अलग अलग पार्ट में वेबिनार करने का मैंने सोचा, क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज हैं कि उनको एक पार्ट में कवर करना बहुत लंबा हो जाता। तो इसको डिवाइड किया है, ये तराई फुटहिल्स और शिवालिक रेंज और कुछ पार्ट लेसर हिमालय का है जो 7 ताल का एरिया है। तो इसमें हम ये लोअर ऑल्टीट्यूड वाला एरिया कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट जब मैं करूंगा प्रोबेबली अगस्त के एंड में, तो उसमें हायर ऑल्टीट्यूड का एरिया कवर करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग, ये तो मेरी वेबसाइट है, जिन लोगों को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं वेबसाइट। इसमें मेरे जो भी ट्रिप्स होते हैं उन सब की डिटेल्स रहती है। तो अभी भी मैंने कुछ नेक्स्ट सीजन के ट्रिप्स इसमें अपलोड किए हैं। अब वो तो बाकी तो कोरोना के ऊपर है कि वो क्या सिचुएशन रहती है उसी तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आप लोग इसको नोट कर सकते हैं डिटेल्स इसमें से। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से सेपरेट हुआ था एज ए 27th स्टेट ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन कम है उत्तराखंड में, 1 करोड़ के आसपास, छोटा सा स्टेट है वैसे, बट पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, 189 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया की जो डेंसिटी है वो 382 है, आई थिंक, लेटेस्ट जो 2018 के सेंसस के हिसाब से। और अगर बाकी सिटीज से कंपेयर करें, दिल्ली की बात करें, तो 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है दिल्ली। तो उस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है, और फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% जो एरिया है उत्तराखंड का, वो अंडर फॉरेस्ट है। टोटल यहाँ पे 6 नेशनल पार्क्स हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का सबने नाम सुना होगा, तो वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है हमारे यहाँ। उत्तराखंड की जो अभी तक चेकलिस्ट जो पब्लिक की गई है, उसमें 710 स्पीसीज हैं। इसके अपडेशन पे भी काम चल रहा है, कुछ स्पीसीज और बढ़ेंगी। तो प्रोबेबली जो नेक्स्ट सीजन में उत्तराखंड का जो बर्ड फेस्टिवल होगा, उसमें नई चेकलिस्ट रिलीज की जाएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, तो ये नंबर्स और बढ़ेंगे। तो 710 टोटल स्पीसीज अभी तक रिकॉर्डेड हैं उत्तराखंड से। और यहाँ पे 14 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या मतलब इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जैसे एरियाज होते हैं जहाँ पे या तो कोई एंडेमिक बर्ड स्पीसीज मिलती है, या फिर कुछ स्पेशल बर्ड्स का कॉन्ग्रीगेशन होता है। तो ऐसे यहाँ पे 14 डिफरेंट एरियाज हैं, तो उनमें से कुछ एरियाज आज हम कवर करेंगे। टोटल यहाँ पे जो 710 स्पीसीज हैं, उनमें से 7 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे वल्चर्स हैं, तो यहाँ पे इंडिया में जो 9 वल्चर्स की स्पीसीज मिलती हैं, वो 9 यहाँ पे भी रिकॉर्डेड है। तो उनमें से ही जैसे इंडियन वल्चर है, किंग रेड हेडेड वल्चर है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, ये सॉरी स्लेंडर बिल्ड वल्चर है। तो ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और व्हाइट रम्प वल्चर है। 4 स्पीसीज तो वल्चर की हैं जो उत्तराखंड में मिलती हैं और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ऐसे ही 4 स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई हैं, और 19 वल्नरेबल कैटेगरी में है, एंड 28 नियर थ्रेटेंड हैं। और इसके अलावा 9 स्पीसीज ऐसी हैं जो उत्तराखंड से रिपोर्ट हुई हैं, जो वेस्टर्न हिमालय की एंडेमिक है। उदाहरण के तौर पे चीर फेजेंट, तो चीर फेजेंट जो है वो वेस्टर्न हिमालय की एंडेमिक स्पीसीज है। आज का जो हमारा डेस्टिनेशंस हैं, वो मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग कॉर्बेट करेंगे, सबसे पहले कॉर्बेट से स्टार्ट करेंगे। कॉर्बेट से स्टार्ट करके हम लोग जाएंगे हरिपुरा जलाशय। हरिपुरा या बोर रेजर्वोयर, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रेजर्वोयर्स हैं, हरिपुरा भी बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग इसकी जर्नी करेंगे। इसके बाद हम लोग जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, काला डूंगी एरिया, जहाँ पे जिम कॉर्बेट का घर भी था, वो उसके आसपास का एरिया कवर करेंगे। लगभग 15 to 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस का जो पैच है काला डूंगी के आसपास का, वो एरिया हम इसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा फिर हम 7 ताल का पार्ट कवर करेंगे। तो कुल मिला के ये सब लोअर ऑल्टीट्यूड का एरिया है। हरिपुरा और बोर रेजर्वोयर की बात करें तो ये कंप्लीटली तराई बेल्ट है, जो वाटर लॉगिंग जहाँ पे होती है, वाटर लॉग्ड एरिया है। मोस्टली पैडी की क्रॉप होती है, धान की फसल होती है,
पानी ज्यादा भरने की वजह से 2-2 क्रॉप्स वहाँ पे पैडी की लेते हैं फार्मर्स। इसके अलावा फुटहिल्स है, फुटहिल्स में कॉर्बेट का कुछ पार्ट है, काला डूंगी का पार्ट है। देन शिवालिक में भी कॉर्बेट का कुछ पार्ट है, काला डूंगी का कुछ पार्ट आता है। देन सात ताल का कुछ पार्ट लेसर हिमालय में आता है और कुछ शिवालिक में आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसके लिए अप्रोच की अगर बात करें तो या तो दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन लेके रामनगर आ सकते हैं। एक दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन है रानीखेत एक्सप्रेस नाम से, जो रात में 10 बजे वहां से चलती है और मॉर्निंग में 5 o'clock रामनगर ड्रॉप कर देती है। या फिर ड्राइव करके आ सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। ड्राइव करने में दिल्ली एयरपोर्ट से अराउंड 5.5 hours की जर्नी है। या फिर पन्नगर एयरपोर्ट भी है, बट पन्नगर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स रेगुलर नहीं है। एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स चलती है वहां पे, हफ्ते में 5 दिन वैसे तो फ्लाइट है, बट यूजुअली वो कैंसिल हो जाती है। तो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, मैक्सिमम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ताकि अर्ली मॉर्निंग पहुंच के मॉर्निंग की सफारी भी कवर कर लें। तो अप्रोच के लिए तो आप रामनगर आ सकते हैं और रामनगर आके ही ये पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। दूसरा काठगोदाम भी आ सकते हैं, काठगोदाम आके पहले सात ताल कवर कर सकते हैं, सात ताल से काला डूंगी, पंगोट भी कवर करते हैं, बट पंगोट में इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड है। हायर ऑल्टीट्यूड की बर्ड हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो इस तरीके से दो दो बेसिकली रेलवे स्टेशन हैं, इधर काठगोदाम और रामनगर, दोनों में से कहीं भी आप ट्रैवल करके आ सकते हैं अप्रोच करने के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो 580 के आसपास स्पीसीज रिकॉर्डेड हैं। मैमल्स की स्पीसीज 50 से 55 के बीच हैं, रेप्टाइल्स 25 हैं, ऐसे ही 110 ट्रीज स्पीसीज हैं, ग्रास की बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो एक परफेक्ट हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए और बाकी भी फ्लोरा एंड फौना के। कॉर्बेट में 6 डिफरेंट एंट्री गेट्स हैं। पहला जो गेट है जो सबसे क्लोज है रामनगर के, उसको आमडंडा गेट बोलते हैं, जो बिजरानी जोन के लिए। बिजरानी जोन में नाइट स्टे की फैसिलिटी है और डे विजिट की भी है। 2 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज है वहां पे, बिजरानी एंड मलानी। मलानी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो जिम कॉर्बेट का भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, क्योंकि जब जिम कॉर्बेट इंडिया छोड़ के गए थे वापस, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा था कि अगर मैं इंडिया वापस आऊंगा तो मैं मलानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना पसंद करूंगा। बहुत ब्यूटीफुल रेस्ट हाउस है, बट 2 ही रूम है खाली वहां पे जो टूरिस्ट के लिए ओपन रहते हैं। दूसरा जो गेट है वो धनगढ़ी गेट है, जो ढिकाला जोन के लिए जाता है। इसमें डिफरेंट रेस्ट हाउसेज हैं, सुल्तान है, गैरल है, फिर खीनानोली है, सर्पदुली है, फिर ढिकाला है। तो इस तरीके से ये 5 रेस्ट हाउसेज इसमें हैं, जो ढिकाला जोन जिसको बोलते हैं, और एंट्री गेट को धनगढ़ी गेट बोलते हैं, जो रामनगर से अराउंड 18 किलोमीटर है एंट्री गेट। देन दुर्गा देवी गेट है, जो फर्दर धनगढ़ी गेट से भी और आगे है, जिससे हम लोहाचोड़ जोन जाते हैं दुर्गा देवी गेट से। यहाँ पे डे विजिट होती है खाली, यहाँ पे स्टे के लिए लोहाचोड़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इस बार ओपन किया था टूरिस्ट के लिए, तो बट यहाँ पे मोस्टली लोग डे विजिट के लिए जाते हैं। देन ढेला गेट है, ढेला गेट से 2 जोन्स में एंट्री होती है, ढेला एंड झिरना। यहाँ पे भी रेस्ट हाउस भी दोनों जोन में है, ढेला में भी है और झिरना में भी है, तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं और डे विजिट भी कर सकते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए दोनों ही जोन बहुत अच्छे हैं। देन है वतनवासा गेट, इसको नॉर्थ पार्ट ऑफ कॉर्बेट बोलते हैं, जिसकी अप्रोच कोटद्वार साइड से है। हल्दू पड़ाव जोन के लिए जाते हैं, रामनगर से भी जा सकते हैं, बट यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर पड़ता है ये एंट्री गेट। ये भी बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। हल्दू पड़ाव में भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसमें टूरिस्ट स्टे कर सकते हैं। देन एक पाखरो गेट है जो न्यूली ओपन जोन है कॉर्बेट का, इसकी अप्रोच कोटद्वार साइड से है, तो यहाँ पे भी डे विजिट के लिए लोग जाते हैं पाखरो। अभी इसमें जो लैंडस्केप कॉर्बेट का है ये गूगल से मैंने दिखाया है, तो ये बेसिकली ढिकाला का मैंने एरिया इसमें शो किया है, बिकॉज मैक्सिमम जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं इंडिया में, उनका काफी लोगों का फेवरेट प्लेस है कॉर्बेट। और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पे ये माउंटेन रेंजेस के एकदम नीचे है, और ये जो पानी दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये रामगंगा रिजर्वोयर है, जो कि रामगंगा यहाँ की लाइफ लाइन है कॉर्बेट की। तो रामगंगा के ऊपर एक रिजर्वोयर बना है, उसका ये बैक वाटर है। रिजर्वोयर तो काफी दूर है यहाँ से, जो डैम का एरिया है, कालागढ़ बोलते हैं उसको, बट ये बैक वाटर ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक आता है। और ये सब जो फ्लैट एरिया देख रहे हैं, ये ढिकाला चोड़ चोड़ बोलते हैं ग्रासलैंड को। तो ये बेसिकली ग्रासलैंड का एरिया है, और राइट साइड में ये पूरा डेंस फॉरेस्ट पैच है। तो कुछ लोग जो यहाँ पे ढिकाला रेगुलर आते हैं, उनको ये सब रूट्स भी जाने पहचाने लग रहे होंगे, ये जितने रास्ते दिख रहे हैं मैप में। और इसके ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पीछे का जो एरिया है, ये पार वाला एरिया है, जहाँ पे फेमस जो टाइग्रेस है पार वाली कॉर्बेट की, उसको सब देखने के लिए जाते हैं।
तो ये बेसिकली एक हैबिटेट शो करने के लिए मैंने गूगल से इस तरीके का 3D मैप लिया। कॉर्बेट में लिमिटेशन है, अगर बर्ड फोटोग्राफर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं बर्ड फोटोग्राफी के लिए। अगर कॉर्बेट के अंदर जाते हैं तो जिप्सी सफारी से जाना पड़ता है। तो इसमें ये जैसे ढेला गेट का ये फोटो है, और ये मुंबई से मैम लोग आई थी सफारी के लिए, तो तब का फोटो है। तो वहां पे लिमिटेशन ये होता है कि आप जिप्सी से नीचे नहीं उतर सकते हैं अगर आपको बर्ड की फोटोग्राफी करनी है। तो जैसी पर्च मिल रही है, जैसा बैकग्राउंड मिल रहा है, वो वैसे ही आपको फोटोग्राफ करना पड़ेगा। बट कॉर्बेट के बाहर भी कुछ एरियाज हैं जो इस प्रेजेंटेशन में मैं कवर करूंगा। जैसे गर्जिया टेम्पल एरिया है, जो लोगों ने यहाँ पे विजिट किया उनको पता होगा। कोसी रिवर का एरिया है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज वहां पे भी मिलती है जिनको हम फर्दर आगे कवर करेंगे। और कॉर्बेट लैंडस्केप का पार्ट है जिसको सीताबनी कहते हैं, तो वहां पे कुछ एरियाज में जिप्सी से नीचे उतरना अलाउ है। गर्जिया में तो आप ओपन जिप्सी में जाके मतलब पैदल घूम सकते हैं। गर्जिया तो सबके लिए अलाउ है, वो तो टूरिस्ट प्लेस है एक तरीके से, और टेम्पल है वहाँ पे, तो रिलीजियस प्लेस है, तो वहाँ पे आपको जिप्सी में रहने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप ऐसे ही घूम सकते हैं। ये ढिकाला का एक व्यू है। जब हम ढिकाला ट्रैवल करके जाते हैं धनगढ़ी गेट से, तो जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का व्यू होता है साल फॉरेस्ट के बीच से, ये बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये ढिकाला के जो ग्रास लैंड्स हैं, ये उसका व्यू है, और ये रामगंगा रिजर्वायर है। तो ये अपने आप में इतना सीनिक होता है कि समझ नहीं आता है मॉर्निंग टाइम में जब सफारी पे जाते हैं कि लैंडस्केप फोटोग्राफी करें या टाइगर साइटिंग के लिए जाएं या बाकी चीजें देखें। इवनिंग भी बहुत सुंदर होती है कॉर्बेट की। सनसेट इस तरीके से कुछ दिखता है, पानी में रिफ्लेक्शन, और एलिफेंट्स की फोटोग्राफी लोग करते हैं। आगे कुछ फोटोग्राफ्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं कि किस तरीके से सनसेट के टाइम पे फोटोज आते हैं, और क्यों कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की फर्स्ट चॉइस में होता है, मतलब काफी लोगों की। तो अभी हम पहले कॉर्बेट के बाहर के जो मैंने एरियाज की बात की, गर्जिया टेम्पल वाला एरिया और सीताबनी का एरिया, उनकी कुछ स्पीसीज हम इसमें देखेंगे। वॉल क्रीपर उनमें से एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो विंटर माइग्रेंट है उस एरिया में। विंटर्स में बेसिकली मिड नवंबर के आसपास ये बर्ड कोसी रिवर में आती है, और जो स्टोन्स रिवर के हैं उन पे यूजुअली घूमती है, और उसके आसपास में जो वॉल्स बनी हुई हैं ब्रिज के पास में, तो उन पे ये बर्ड घूमते हुए मिल जाती है। तो बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है। कभी कभी फ्लाइंग में ऐसे शॉट भी मिल जाते हैं। तो वॉल क्रीपर के लिए काफी लोग टारगेट करके कॉर्बेट आते हैं। दूसरी जो स्पीसीज है जो वही कोसी रिवर में मिलती है, आइबिस बिल है। ये भी विंटर माइग्रेंट है, और ये भी नवंबर एंड तक यूजुअली आ जाती है, कभी कभी मिड नवंबर में, और मिड फरवरी तक रहती है वहां पर। तो इसके लिए भी काफी फोटोग्राफर्स इसको फोटोग्राफ करने के लिए आती हैं। ये नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में ही मोस्टली मिलती है वहां पर, और लोगों के काफी पास में घूमती है। जैसे अगर जिन लोगों ने वो साइट देखी है, तो ब्रिज के जस्ट नीचे पानी में से कचरा उठा के कीड़े खाती रहती है, और वहीं पे लोग घूमते रहते हैं। तो ये लिस्ट बहुत अलर्ट होती है, बट जैसे आप कैमरा लेके जाएंगे तो उसको समझ में आ जाता है कि बर्ड फोटोग्राफर आ गया है, तब वो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। इन्हीं दो स्पीसीज के साथ में एक तीसरी अच्छी स्पीसीज वहां पे मिलती है, ब्लू रॉक थ्रश। ये भी विंटर माइग्रेंट है, और ये भी कोसी रिवर जैसे आप देख भी रहे होंगे, हैबिटेट जहाँ पे फोटो ली है बोल्डर्स के ऊपर यूजुअली बैठी रहती है वहीं पर। तो ब्लू रॉक थ्रश भी एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो वहां पर मिलती है। देन जो अनदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज है रिवर हैबिटेट की, वो है रिवर लैपविंग। इसमें ऊपर मैंने एंटी लिखा हुआ है, तो कुछ स्पीसीज में मैंने डाला है कि जो ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो ये नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है रिवर लैपविंग, बट काफी जगह इंडिया में मिलती है, तो ये भी आप वहां पे फोटोग्राफ कर सकते हैं। देन गुजेंडर। गुजेंडर भी एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो उस एरिया में मिलती है कोसी रिवर में। ये गर्जिया टेम्पल एरिया में कभी कभी आती है, अदरवाइज मोस्टली धनगढ़ी गेट के आसपास का जो एरिया है उसके सामने जो कोसी रिवर का पैच है, वहां पर ये बर्ड विंटर्स में आती है। गुजेंडर या कॉमन मर्गेंजर भी कहते हैं, ब्रीड करती है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। जैसे अगर समर्स में हम लद्दाख जाते हैं, तो लद्दाख में हमें वहां पर ये ब्रीड करते हुए मिलती है चिक्स के साथ में। बट यहाँ पे नॉन ब्रीडिंग में ये इंडिविजुअल्स आते हैं। कुछ और भी पार्ट्स में यहाँ पे आती है उत्तराखंड में, जैसे कोटद्वार है, तो कोटद्वार में भी काफी नंबर्स में ये स्पीसीज आती है। देन स्टॉक बिल्ड किंगफिशर। 5 किंगफिशर उत्तराखंड में मिलते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं वो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। तो स्टॉक बिल्ड किंगफिशर के भी अच्छे फोटोग्राफ्स उस एरिया में मिलते हैं। ये बेसिकली जो सीताबनी का एरिया है कॉर्बेट लैंडस्केप का,
वहां पर ये स्टॉक बिल्ड किंगफिशर की फोटोग्राफ आप कर सकते हैं। जो सीताबनी वाला एरिया है वहां पे ये एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है हुडेड पिट्टा, जो बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है और ये समर विजिटर है बेसिकली। जो किंगफिशर्स हैं वो तो रेजिडेंट है सब यहाँ पे। एक ब्लैक कैप्ड किंगफिशर यहाँ पे एज ए वैग्रेंट रिपोर्ट हुआ था बिजरानी जोन से कॉर्बेट के, बट जो बाकी 5 हैं वो रेजिडेंट है सब। हुडेड पिट्टा समर विजिटर है, तो बेसिकली ब्रीडिंग के लिए ही आता है यहाँ पे समर्स में। ये यूजुअली मई एंड में सीताबनी के फॉरेस्ट में या काला डूंगी का भी कुछ पैच है मेरे घर के आसपास के एरिया में, वहां भी आता है और काफी अच्छे नंबर्स में ये इंडिविजुअल्स आते हैं और यूजुअली अगस्त सितंबर में वापस चले जाते हैं। तो इसको देखने का जो बेस्ट टाइम है वो या तो मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक। हुडेड पिट्टा के साथ ही इंडियन पिट्टा भी समर विजिटर है हमारे एरिया में और कॉर्बेट के काफी सारे पार्ट्स में बहुत अच्छे से दिखता है। हुडेड पिट्टा डिकाला जोन के एरिया में भी दिखता है और इंडियन पिट्टा मोस्टली जो झिरना जोन है और ढैला जोन है उन एरियाज में दिखता है। झिरना में एवरी 200 मीटर्स 300 मीटर्स पे आप इंडियन पिट्टा की कॉल आपको सुनाई देगी। कॉर्बेट के अंदर भी ये स्पीसीज मिलती है बट मोस्टली हम लोग इसको बाहर के एरिया में ही देखते हैं। जब हम कॉर्बेट धनगढ़ी अप्रोच करते हैं या धनगढ़ी जो गेट है उसको भी क्रॉस करके मोहान एक एरिया आता है, उसके आसपास के एरिया में जो काफी सारी वाटर स्ट्रीम्स हैं उनके आसपास के फॉरेस्ट पैचेस में ये बर्ड मिलते हैं, स्नोई ब्राउड फ्लाई कैचर। ये फोटोग्राफ करने के लिए डिफिकल्ट बर्ड है। ये फोटो यहाँ का नहीं है, मेरे पास यहाँ से बहुत अच्छे फोटोज नहीं थे। ये फोटो भूटान का है बट एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी इसलिए मैंने इस फोटो को इसमें इंक्लूड किया। बट इसकी जो अच्छी फोटोग्राफी होती है वो कोटद्वार के एरिया में होती है। कोटद्वार में कुछ ढाबा है, उन ढाबा के आसपास जो वो किचन वेस्ट होता है उसको फीड करने के लिए ये वहां पे ये बर्ड मिलती है, तो काफी लोग इसको वहां पे फोटोग्राफ करते हैं। अब डिकाला जोन में अगर जाएंगे तो डिकाला जोन में जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो है स्पॉट बेलीड ईगल आउल। वैसे तो लक पे बेस्ड है पूरा, किसी किसी साल ये वहां पे ब्रीडिंग करता है तो कभी होता है कि जिप्सी ट्रैक के बहुत पास में मिल जाता है, जैसे ये अभी भी नेस्ट में बैठा हुआ है यहाँ पे एक इंडिविजुअल। और कभी नहीं मिलता है, मतलब अगर आसपास में जिप्सी ट्रैक के आसपास में ब्रीडिंग नहीं है, नेस्टिंग नहीं है, तो इसको देख पाना बहुत डिफिकल्ट है। समर सीजन में ही मैक्सिमम साइटिंग्स होती हैं बट कभी कभी विंटर्स में भी बहुत अच्छी साइटिंग्स लोगों को होती है, बट रेगुलर साइटिंग नहीं होती है अगर नेस्टिंग नहीं है जिप्सी ट्रैक के आसपास में। तो ये जुवेनाइल है इसका, ये लास्ट ईयर की शॉट है। कभी कभी ऐसे ही फोटोग्राफ मिल जाते हैं, इसने किसी बर्ड को किल किया था हमारे सामने ही और वो क्रो उसको परेशान कर रहा था किल छीनने के लिए। आउल्स में ही दूसरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है कॉर्बेट की, टाउनी फिश आउल। टाउनी फिश आउल वैसे तो सात ताल के एरिया में भी कभी कभी दिखता है, चाफी वाले एरिया में, बट कॉर्बेट में ऑलमोस्ट रेगुलर साइटिंग है बट ढिकाला जोन में। तो कभी कभी 2 इंडिविजुअल एक साथ बैठे हुए मिल जाते हैं और काफी बढ़िया साइटिंग्स होती है टाउनी फिश आउल की वहाँ पे। ब्राउन फिश आउल भी काफी कॉमनली दिखता है कॉर्बेट में, बट एक कॉमन स्पीसीज है, थ्रू आउट इंडिया मिलता है ब्राउन फिश आउल। टाउनी फिश आउल और स्पॉट बेलीड ईगल आउल ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है हमारे एरिया। बाकी आउल्स की बात करें तो कॉर्बेट में और भी आउल्स हैं, ओरिएंटल स्कोप्स आउल है, माउंटेन स्कोप्स आउल भी कॉर्बेट के हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज में रिपोर्टेड है, बट उनको हम कुछ स्पीसीज को आगे कवर करेंगे सात ताल वाले पार्ट में, और कुछ को जो हायर ऑल्टीट्यूड का एरिया है जहां पर इजिली फोटोग्राफ मिलने के चांसेस होते हैं उन लोकेशंस पे हम उन स्पीसीज को कवर करेंगे। तो बेसिकली मैंने इस प्रेजेंटेशन में वो स्पीसीज कवर की है किसी पर्टिकुलर एरिया से जिनको आप वहां आसानी से देख सकते हैं या फोटोग्राफ कर सकते हैं। आगे रेप्टर्स की बात करें तो पैलासिस फिश ईगल भी एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कॉर्बेट के एरिया में लोग फोटोग्राफ करते हैं। तो बहुत कॉमनली दिखता है रामगंगा रिवर के आसपास, कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पे ट्रीज के ऊपर बैठा हुआ दिख जाएगा, नेस्ट में बैठा हुआ दिख जाएगा। ये इसके कुछ बहुत अच्छे फोटोग्राफ मिलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। देन ऑस्प्रे, ऑस्प्रे विंटर माइग्रेंट है कॉर्बेट के एरिया में। ये किल के साथ में है ऑस्प्रे, और जो कॉर्बेट जो लोग रेगुलर आते हैं उनको पता होगा कि जो जले हुए पेड़ हैं उनके ऊपर यूजुअली बैठा हुआ मिल जाता है। ये कोलर्ड फाल्कोनेट, स्मॉलेस्ट रैप्टर कॉर्बेट एरिया का, तो ये भी विंटर्स में काफी कॉमन साइटिंग है डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के आसपास के एरिया में, और काफी काफी अलग अलग लोकेशंस पे दिखता है। बट इसके अलावा कॉर्बेट के बाहर भी मिलता है, कालाडूंगी एरिया में भी मिलता है, काफी लोकेशंस पे इसकी साइटिंग होती है।
पेरेग्रीन फैल्कन, बेसिकली ये ब्लैक शाहीन बोलते हैं इसको। शाहीन फैल्कन है जो रेजिडेंट स्पीसीज है, इसकी दो अलग अलग सब स्पीसीज हैं। एक माइग्रेटरी होता है और एक ये रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट वन है ये, जो कॉर्बेट के एरिया में रेगुलर नहीं दिखता है, बट कभी कभी अच्छी साइटिंग्स होती हैं। देन एक और इम्पोर्टेंट रैप्टर स्पीसीज है कॉर्बेट एरिया से, वो है रूफस बैलीड ईगल। इसको बैठे हुए फोटोग्राफ करना बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, बट मोस्टली फ्लाई करते हुए दिखता है, और कॉमन साइटिंग नहीं है, अनकॉमन साइटिंग है। बहुत कम साइटिंग्स होती हैं इसकी, बट ब्यूटीफुल रैप्टर है। कॉर्बेट के एरिया में ये भी दिखता है, रेजिडेंट है, राउंड द ईयर साइटिंग्स होती हैं। विंटर्स में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होविंग करते हैं। देन लेसर फिश ईगल, ये भी एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है कॉर्बेट एरिया की, लेसर फिश ईगल। ग्रे हेडेड फिश ईगल इंडिया में काफी जगह दिखता है, बट लेसर फिश ईगल बहुत लिमिटेड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लेसर फिश ईगल के लिए मैक्सिमम लोग कॉर्बेट एरिया में ही आते हैं। इसकी जो मैक्सिमम साइटिंग्स हैं वो ढिकाला जोन में है, रामगंगा रिवर के किनारे। बट उसके बाहर भी, ढिकाला जोन के बाहर भी, रामगंगा रिवर जिधर से आती है उसके आसपास के एरिया में भी इसकी साइटिंग्स होती है। देन वल्चर्स की जैसे मैंने बात की थी, कॉर्बेट से वैसे तो जो 9 स्पीसीज हैं वल्चर्स की, वो सभी रिपोर्टेड हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज मैंने इसमें कवर किए। जैसे व्हाइट रम्प वल्चर है, तो कॉर्बेट के एरिया में ही इसकी नेस्टिंग है, और इस पे काफी काम भी हुआ है पहले व्हाइट रम्प वल्चर के ऊपर कॉर्बेट के एरिया में। देन किंग वल्चर, रेड हेडेड वल्चर जिसको बोलते हैं, तो रेड हेडेड वल्चर भी कॉर्बेट के एरिया में मिलता है। इंडियन वल्चर, ये कॉर्बेट पूरे स्ट्रेच में मिलता है फुटहिल्स के, तो इसकी भी अच्छी साइटिंग्स हैं। स्लेंडर बिल्ड वल्चर भी मिलता है, बट उसकी साइटिंग अनकॉमन है इस एरिया में कॉर्बेट के। देन हैन हैरियर एक कॉमन रैप्टर है जो विंटर्स में डिकाला ग्रास लैंड में ऐसे फ्लाई करते हुए दिख जाता है। और इम्पोर्टेंट बर्ड्स की बात करें, जो कलरफुल बर्ड्स हैं कॉर्बेट एरिया की, तो उनमें से ब्लैक स्टॉक भी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, और इस तरीके से कभी कभी ये रामगंगा रिवर के पानी में फिशिंग करते हुए मिल जाते हैं। देन ब्लैक नेक्ड स्टॉक जो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है, इसकी भी अच्छी साइटिंग्स होती हैं। कभी कभी ये स्टॉक और ऑस्प्रे की फाइट भी देखने को मिलती है फिश के लिए। देन ग्रासलैंड की स्पीसीज में अगर बात करें, तो इम्पोर्टेंट स्पीसीज में गोल्डन हेडेड सिस्टिकोना। वैसे तो मानस अगर जाते हैं कुछ लोग आसाम, तो मानस में बहुत अच्छी साइटिंग्स होती हैं सिस्टिकोना की, बट कॉर्बेट में भी समर सीजन में, ये ब्रीडिंग प्लूमेज का फोटो है गोल्डन हेडेड सिस्टिकोना का, काफी बढ़िया साइटिंग्स होती हैं इस बर्ड की। देन ब्लू बियर्डेड बी ईटर, इंडिया में काफी जगह मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है, बट कॉर्बेट में काफी अच्छी साइटिंग्स होती हैं ब्लू बियर्डेड बी ईटर की। देन बीटर्स में अगर बात करें, तो कॉर्बेट में और भी सारी स्पीसीज बीटर्स की, ग्रीन बीटर है, चेस्टनट हेडेड बीटर है, ब्लू टेल्ड बीटर है, बट मुझे लगा कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो सबसे बड़ा होता है बीटर्स में, और फोटोग्राफर्स फोटोग्राफ करना चाहते हैं, बर्ड फोटोग्राफर्स इसको। देन डॉलर बर्ड भी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है उस एरिया की, जो जिसके अच्छे फोटोग्राफ्स कॉर्बेट में मिलते हैं लोगों को। मेरे पास तो बहुत अच्छा फोटोग्राफ नहीं है इसका। यूजुअली जब गेस्ट के साथ होते हैं, तो हमेशा मौका नहीं मिलता है कि आप पहले अपना फोटो लें, गेस्ट पहले लेते हैं, हम बाद में क्लिक करते हैं। तो ये भी मेरी वाइफ का फोटो है, शीला ने खींचा है। देन लेसर कोकल भी काफी अच्छे नंबर्स में डिकाला ग्रास लैंड में या बिजरानी में भी, जो ग्रासी एरियाज हैं, ग्रासी पैचेज हैं, वहां पे देखने को मिलता है। ये फोटो तो बेसिकली यहाँ की नहीं है, मेरे पास कॉर्बेट से अच्छी फोटो नहीं थी इस स्पीसीज की, बट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। ये फोटो मैंने भूटान में क्लिक की थी। तो लेसर कोकल भी यहाँ पे फोटोग्राफ या साइटिंग कर सकते हैं कॉर्बेट के एरिया में। देन एक बहुत कलरफुल बर्ड है जो वेस्टर्न हिमालय से, जिसकी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं है, और मेरे हिसाब से खाली कॉर्बेट में ही एक ऐसा पैच है जहाँ पे इसकी साइटिंग होती है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग इसको ईस्टर्न हिमालयाज में ही देखते हैं। तो जैसे लियोथ्रिक्स है, उसी फैमिली की है ये, सिल्वर ईयर्ड मेसिया। तो बाई चांस मुझे एक साल इसके अच्छे फोटोग्राफ्स कॉर्बेट से देखने को मिले, और ये डिकाला जोन जाते हुए रास्ते में ही एक दो पैचेज है जहाँ पे इसकी साइटिंग्स होती हैं। लार्ज वुड श्राइक की भी अच्छी साइटिंग्स कॉर्बेट से हैं। ये भी कंपैरेटिवली रेयर स्पीसीज है, उतनी फोटोग्राफ्स लोगों के पास नहीं है, उतनी साइटिंग्स नहीं होती हैं। मेरे पास भी बहुत अच्छी फोटोज नहीं है इसकी, बट कॉमन वुड श्राइक तो सब जगह मिलती है। लार्ज वुड श्राइक ये फुटहिल्स की स्पीसीज है, कुछ पैचेज में अच्छी साइटिंग्स हो जाती हैं इसकी।
अब मैमल्स की बात करते हैं। कॉर्बेट में बर्ड्स तो बहुत हैं, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स, जो कलरफुल बर्ड्स थी, जो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही कवर किया है। तो अभी मैमल्स की बात करते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। बेसिकली अभी तो टाइगर साइटिंग इतनी बढ़िया होती है कॉर्बेट में, कुछ साल पहले नहीं होती थी उतनी अच्छी साइटिंग्स, बट अभी नंबर्स बढ़ गए हैं टाइगर्स के, तो और शायद यूज टू हो गए हैं ज्यादा गाड़ियों के। काफी बढ़िया साइटिंग्स पिछले 4-5 सालों से कॉर्बेट में होती आ रही हैं। तो ये डिकाला जोन से एक टाइग्रेस है, लंगड़ी टाइग्रेस इसको बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा सारे टाइगर्स के यहाँ पे, सो वो ठीक नहीं लगता है, बट उसी एरिया से ये सब फोटोग्राफ्स हैं। और ये तो सिग्नेचर शॉट जैसा है कॉर्बेट का कि जो मॉनसून रिवर बेड्स के ऊपर टाइगर इस तरीके से लोगों को मिल जाए, वो भी किल के साथ में, स्पॉटेड डियर किल किया हुआ था इसने। ये बच्चे कभी कभी पानी पीते हुए सनसेट के टाइम पे इस तरीके का कुछ रिफ्लेक्शन आता है, तो ऐसे कुछ फोटोज भी कभी मिल जाते हैं। ये वहाँ का एक लैंडमार्क ट्री है, मोटा साल। जो लोग कॉर्बेट जाते हैं तो उसके पास में भी टाइगर इस तरीके से मिलता है ग्रासलैंड में। ये मेरी सबसे फेवरेट साइटिंग है कॉर्बेट की, जो वहाँ की फेमस टाइग्रेस है, जो सभी जानते ही हैं। मैंने शुरू में भी जिक्र किया, पार वाली टाइग्रेस बोलते हैं इसको। ये प्रोबेबली इसकी फर्स्ट साइटिंग थी उस एरिया में, जहाँ पे लोग इसको कंटिन्यूअसली उसके बाद देखते हुए आ रहे हैं। तो ये पानी में हेड ऑन एकदम इस तरीके का शॉट मिलना, मुझे नहीं लगता कि उतना कॉमन है टाइगर को फोटोग्राफ करना इस तरीके से। बट हम लोग लक्की थे, तो हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले। और इसका पूरा सीक्वेंस है मेरे पास। ये पानी में आई, पानी में फिर थोड़ी देर तक बैठी, उसके बाद, और लकीली हम ही लोग थे, खाली मैं और मेरी वाइफ, और हमारे साथ में आदिल नाम से टूर ऑपरेटर है वहाँ पे, जिप्सी ड्राइव करते हैं अपनी। तो हम ही 3 लोग थे जिनको इसकी साइटिंग हुई। और इसने करीब 40-45 मिनट्स की साइटिंग थी है। और उसके बाद ये रिवर में जंप किया, जंप करके रिवर क्रॉस करके चली गई। बच्चों की साइटिंग्स भी बहुत अच्छी होती है कॉर्बेट में, बट हमेशा नहीं होती है। और ये भी एक ड्रीम होता है जो मैमल्स की फोटोग्राफी करते हैं, टाइगर की फोटोग्राफी करते हैं, कि कब्स की फोटोग्राफ करना भी एक ड्रीम होता है। बाई चांस मुझे 2-3 बार ऐसा मौका मिला कि कब्स के बहुत अच्छे फोटोग्राफ मिले। ये गैरल एरिया से एक फोटो है, और ये वही टाइग्रेस जब जंप करके गई। मेरे लेंस का ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा था, मैनुअल फोकस से मैंने लिया था, तो उतना अच्छा फोकस में नहीं आया ये शॉट। अदरवाइज लीपिंग शॉट्स टाइगर के बहुत कम देखने को मिलते हैं वाइल्ड में, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है, उतना एरिया नहीं मिलता है ओपन। तो इसमें 2-3 सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं, बट वो सब आउट ऑफ फोकस है। तो मैंने एक ही फोटो थोड़ा ठीक था, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला। दूसरी मैमल्स में जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है कॉर्बेट की, वो है एलिफेंट्स। तो एलिफेंट की फोटोग्राफी के लिए बहुत लोग कॉर्बेट आते हैं समर सीजन में, क्योंकि रेजर्वोयर है, ग्रास लैंड है, तो वहाँ पे घास खाते हैं एलिफेंट्स, फिर पानी के लिए रेजर्वोयर में जाते हैं, मड बात करते हैं, सैंड बात करते हैं। तो बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स एलिफेंट्स के कॉर्बेट में देखने को मिलते हैं। ये इस तरीके से आप किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके फोटोज ले सकते हैं वाइड एंगल से। वाइड एंगल का फोटो है। और इस तरीके से ग्रास लैंड में, फुटहिल्स के बैकड्रॉप में एलिफेंट्स के फोटोज कॉर्बेट में मिलते हैं। कभी कभी ये सैंड बात करते हुए मिलते हैं। और जैसे मैं बता रहा था सनसेट के टाइम पे, इस तरीके के फोटोज, जो रामगंगा रिजर्वोयर का जो बैक वाटर है उसमें सनसेट का रिफ्लेक्शन होता है एलिफेंट्स के, ऐसे कुछ फोटोज, मेरा तो बेस्ट फोटो यही है, तो मैंने यही डाला। बट लोगों के पास में बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, जो सैंड बात करते हुए सनसेट के अगेंस्ट, और रिम फोटोग्राफी कुछ लोग करते हैं, तो उसी के लिए लोग समर सीजन में बेसिकली वहां पे आते हैं। मैमल्स में बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है हॉक डियर इस एरिया से, जो ग्रासलैंड की स्पीसीज है बेसिकली। तो ये भी ढकाला एरिया में ही देखने को मिलती है। इसके भी बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स वहां पे मिलते हैं। और मैमल्स की बात करें तो वाटर में स्मूथ कोटेड ओटर, ओटर्स की साइटिंग विंटर मंथ में काफी कॉमन है। समर्स में डिफिकल्ट होता है इनको देखना, बट विंटर्स में ये यूजुअली पानी के बाहर आते हैं, पानी के अंदर भी दिखते हैं, तो बहुत अच्छी साइटिंग्स होती है। एक वीडियो क्लिप भी है इसका, मैंने प्रेजेंटेशन के लास्ट में एक करीब 4 मिनट का एक वीडियो बना के डाला है, बर्ड्स का, मैमल्स का, जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स थे उनको कंपाइल करके। तो उसमें ओटर्स का भी एक वीडियो क्लिप है पानी में। ये बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि जैसे डॉल्फिन्स उछल के जा रही है। घड़ियाल भी कॉर्बेट में देखने को मिलते हैं। घड़ियाल कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट वहां पे चलता है रामगंगा रिवर में, तो वहां पे बेसिकली एक पॉइंट ही है, क्रोकोडाइल पॉइंट बोलते हैं उसको, तो वहां पे क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स देखने को मिलते हैं हमें। अदरवाइज रामगंगा रिवर के किनारे ऐसे भी ये सन बास्किंग करते हुए मिल जाते हैं।
साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस भी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है इस एरिया की। तो बेसिकली यहाँ पे जो डोमिनेंट स्पीसीज है ट्रीज में, साल ही है, उसी के नाम पे इसका टॉर्टोइस का नाम है। और ये आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अभी। तो इसकी पोचिंग बहुत होती है, इस वजह से इसके नंबर्स घट रहे हैं अभी। तो कभी कभी ये रोड पे ऐसे ही रोड क्रॉस करते हुए ही मिलती है ये स्पीसीज। इंडियन मॉनिटर लिजर्ड कॉमन है, ये तो सभी जगह दिखती है, बट कॉर्बेट के एरिया में और भी ज्यादा कॉमन है, तो काफी जगह आपको दिख जाएगी। अब बात करते हैं हम दूसरी डेस्टिनेशन की, बोर एंड हरिपुरा रेजर्वायर। तो ये बेसिकली वेटलैंड एरिया है, और दोनों रेजर्वायर की पेरिफेरी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स का एरिया है। रोड बनी हुई है पेरिफेरी पे, अर्दन डैम है, उस रोड के ऊपर ही हम लोग ड्राइव करते हैं, और दोनों डैम मिले हुए हैं एक दूसरे से। जैसे फोटो में अगर देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में जो ये रिवर आ रही है, ये बोर बोर रिवर है बेसिकली। ये काला डूंगी एरिया के पास से आती है, और जहाँ पे अभी एरो है यहाँ कहीं पर मेरा रेजिडेंस भी है। तो ये बोर रिवर मेरे घर के सामने से आती है, और ये बोर रेजर्वायर इसी से बना हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर में एक पतली सी लाइन दिख रही है, ये दोनों रेजर्वायर को अलग करती है। तो राइट साइड में हरिपुरा रेजर्वायर है, और लेफ्ट साइड में बोर रेजर्वायर है। और ये फुटहिल्स की सब स्ट्रीम्स इसी में आती हैं। जैसे इधर से दिख रही है भाखड़ा रिवर है, निहाल रिवर है, 2-3 रिवर्स हैं जो फुटहिल्स का पूरा पानी कलेक्ट करके, वाटर बरसात वाला, वो इसमें आता है। तो काफी बढ़िया एरिया है, बट लेस पॉपुलर है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर बर्डिंग के लिए नहीं जाते हैं। 3-4 लोग हैं हम लोग जो बर्ड गाइड्स हैं उत्तराखंड के, जो यहाँ पे अपने गेस्ट को लेके जाते हैं। अदरवाइज बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी कोई एरिया है बर्डिंग के लिए। अभी थोड़ा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि फिंस वीवर की यहाँ पे नेस्टिंग कॉलोनी मिली थी कुछ दिन पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा इस एरिया का नाम आया है अभी न्यूज में। विंटर्स में बहुत बड़ा कांग्रीगेशन होता है विंटर माइग्रेंट बर्ड्स का, और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड एंड कॉमन पोचार्ड जितने नंबर्स में यहाँ आती हैं, मुझे नहीं लगता है कहीं और इतने अच्छे नंबर्स में आती होंगी। तो थाउजेंड्स में होती हैं बर्ड्स। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है, सारी बर्ड्स को तो कवर करना पॉसिबल नहीं था। बट जब भी हम लोग यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं, यूजुअली मॉर्निंग सेशन में करीब 4 घंटे हम लोग स्पेंड करते हैं, 4 से 5 घंटे के बीच। और यहाँ की जो चेकलिस्ट बनती है, मिनिमम 130 120 के बीच स्पीसीज हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं विंटर सीजन में, नवंबर से लेके मिड फरवरी तक। कॉमन पोचार्ड भी यहाँ पे देखने को मिलती है, मैन फेरुजिनस पोचार्ड या व्हाइट आइड पोचार्ड भी बोलते हैं इसको, ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। टफ्टेड डक बहुत अच्छे नंबर्स में आती हैं। फेरुजिनस पोचार्ड कंपैरेटिवली लेस होती हैं नंबर्स में, बट टफ्टेड डक के बड़े फ्लॉक्स होते हैं। इस साल यहाँ पे फैल्केटेड डक भी रिपोर्ट हुई थी। बेसिकली ये काजल दास गुप्ता सर हैं बरेली से, उन्होंने फर्स्ट साइटिंग इसकी की थी। उसके बाद मुझे बताया, तो मैं भी इसको फोटोग्राफ करने के लिए गया। बहुत अच्छे फोटोज नहीं मिले, बट वेस्टर्न हिमालयाज की फुटहिल्स की बात करें, या तराई बेल्ट की बात करें, या नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ से बहुत कम साइटिंग्स हैं इस बर्ड की। हम इसको देखने के लिए यूजुअली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही जाते हैं, जहाँ पे इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर्स में साइटिंग्स होती है, और ज्यादा इंडिविजुअल्स आते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड से बहुत कम साइटिंग्स है। तो इस बार एक पेयर था यहाँ पे, मेल एंड फीमेल, जिनकी अच्छी साइटिंग्स हुई यहाँ पे। कॉटन पिग्मी गूज काफी ठीक ठाक नंबर्स में यहाँ पे मिलती है, थ्रू आउट इंडिया मिलती हैं, बट यहाँ पे भी हैं। रेड नेक्ड फाल्कन, ये वहीं का फोटो है तो मैंने डाला, बट वहां से ऐसा ही मेरे पास शॉट है, क्योंकि ये बहुत काफी पहले मैंने शॉट लिया था। और रेड नेक फाल्कन का एक पेयर है जो वहां पे कभी कभी दिखता है, रेगुलर साइटिंग नहीं है, बट दिखता है डैम के आसपास के। वाटर कॉक समर माइग्रेंट है वहां पे, समर्स में काफी अच्छी साइटिंग्स होती हैं वाटर कॉक की। देन रेडी ब्रेस्टेड क्रेक बाकी जगह भी मिलती है, बट डिफिकल्ट होता है क्रेक्स को फोटोग्राफ करना कहीं भी। हमारे एरिया में तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट वहां पे ठीक ठाक साइटिंग्स इसकी हो जाती है। बैलेंस क्रेक भी दिखती है वहां पर, बहुत अच्छे शॉट्स नहीं मिलते हैं, बट साइटिंग हो जाती है। ब्राउन क्रेक अच्छे फोटोग्राफ्स देती है वहां पे, ब्राउन क्रेक की बहुत अच्छी साइटिंग्स है इस एरिया में। फेजेंट टेल जकाना, ये जुवेनाइल है बेसिकली फेजेंट टेल जकाना का, अडल्ट मैंने इसमें नहीं डाला है फोटोग्राफ। दोनों जकाना मिलते हैं, ब्राउन विंग्ड भी मिलते हैं, और ये फेजेंट टेल भी मिलते हैं। बिटर्न की बात करें तो 3 बिटर्न यहाँ पे मिलते हैं, सिनेमन बिटर्न, देन येलो बिटर्न एंड ब्लैक बिटर्न। ब्लैक बिटर्न का मैंने फोटो नहीं डाला है, काफी जगह कॉमन है। और बिटर्न तीनों ही काफी बड़े एरियाज में इंडिया में काफी जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, तो
बट ये है कि एक ऐसा हैबिटेट है ये उत्तराखंड में भी जहाँ पे ये सब स्पीसीज मिलती हैं, तो वही दिखाने के लिए मैंने ये कुछ स्पीसीज इंक्लूड की है कॉमन वाली भी। देन यूरेशियन राइनेक जो विंटर माइग्रेंट है और रिजर्वोयर के पेरीफ्री पे जो बुशीज हैं उनमें कॉमनली दिख जाता है, कॉमन साइटिंग है विंटर्स में और काफी अच्छे नंबर्स में आते हैं इंडिविजुअल्स यहाँ। ब्लू थ्रोट भी विंटर माइग्रेंट है उस एरिया में और अच्छी साइटिंग्स होती हैं। वायर टेल्ड स्वेलो समर में बहुत अच्छी साइटिंग होती है, नेस्टिंग करती है, कलरफुल बर्ड्स हैं, बर्ड में से है तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया यहाँ पे। येलो बेलीड प्रीनिया वेटलैंड की स्पीसीज है, जहाँ भी इस तरीके की वेटलैंड होंगी तो वहाँ पे पूरे इंडिया में ही कॉमन है और यहाँ भी बहुत अच्छी साइटिंग्स इसकी होती है। जिटिंग सिस्टिकोला बहुत अच्छे नंबर्स में है, बाकी स्पीसीज की तरह बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया साइटिंग्स होती हैं। देन चेस्टनट कैप बैबलर, चेस्टनट कैप बैबलर भी मतलब रेगुलर साइटिंग है, जब भी आप जाएंगे तो मिस नहीं होगा, हमेशा दिखेगा। येलो आइड बैबलर ये भी साथ ही रहता है यूजुअली, जहाँ चेस्टनट कैप बैबलर होगा, येलो बेलीड प्रीनिया होगी, उसी हैबिटेट में मिल जाएगा। देन कॉमन बैबलर उतना कॉमन नहीं है इस एरिया में, बट साइटिंग्स होती हैं रेगुलर। स्ट्राइडेड बैबलर ये तो कॉमन है, ग्रासलैंड की स्पीसीज है, इसकी भी बहुत कॉमन साइटिंग्स हैं यहाँ पे। देन दो ग्रास बर्ड यहाँ पे मिलती हैं, स्ट्राइडेड ग्रास बर्ड एंड ब्रिसल्ड ग्रास बर्ड। सो स्ट्राइडेड ग्रास बर्ड कॉमनली दिखती है, ब्रिसल्ड ग्रास बर्ड यहाँ यूजुअली ब्रीडिंग के लिए आती है रेनी सीजन में। तो जैसे आजकल का जो टाइम है अभी बहुत अच्छी साइटिंग्स इसकी हो रही है, इसके बहुत बढ़िया क्लोजअप शॉट्स हैं और ब्रिसल्ड ग्रास बर्ड क्यों बोलते हैं इन शॉट्स में पता चल रहा है। ये ब्रिसल्स आप देख रहे हैं, 5-5 ब्रिसल्स होते हैं दोनों आईज के सामने, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो ये स्किन है ये फ्लेक्सिबल होती है, तो जब ये ग्रास में एंटर करती है तो ये ब्रिसल्स इसकी आई को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो ये इस स्किन को मूव करती है आई के पास में। नॉर्दर्न लैपविंग भी एक अच्छी स्पीसीज है फोटोग्राफ करने के लिए, बट मैक्सिमम फोटोग्राफ्स तो लोग गजोलडोबा से करते हैं इसके, वेस्ट बंगाल से, बट यहाँ पे भी इस एरिया में भी काफी अच्छे नंबर्स में ये आती है। देन व्हाइट टेल लैपविंग ये भी कॉमनली दिखती है वहां पर। ग्रे हेडेड लैपविंग ये सब विंटर माइग्रेंट्स हैं तीनों लैपविंग वहां पे, और इनकी तीनों की अच्छी साइटिंग्स हैं इस पैच में। देन गर्ल्स में पैलासिस गर्ल है, ब्राउन हेडेड गर्ल है, ब्लैक हेडेड गर्ल है, देन ये लेसर ब्लैक बैक्ड गर्ल या स्टेप गर्ल जिसको बोलते थे, ये इन सब की बहुत अच्छी साइटिंग्स हैं, बहुत अच्छे नंबर्स में ये आते हैं। ये तो कंपैरेटिवली कम आती है लेसर ब्लैक बैक्ड गर्ल, बट ब्लैक हेडेड गर्ल, ब्राउन हेडेड गर्ल एंड पैलासिस गर्ल बहुत अच्छे नंबर्स में दिखती हैं। एस्ट्री ग्राउंड स्पैरोलार्क ये भी रेगुलर साइटिंग है वहां पर, थ्रू आउट द ईयर दिखती है, यूजुअली ड्राई रीजन की स्पीसीज है, राजस्थान में और गुजरात में तो बहुत अच्छे नंबर्स में है, बट अगर उत्तराखंड कोई आता है तो वहां पे इस स्पीसीज को भी कवर किया जा सकता है। बंटिंग्स का काफी बड़ा फ्लॉक इस बार विंटर्स में हमने वहां पे देखा, जैसे रेड हेडेड बंटिंग है, देन येलो ब्रेस्टेड बंटिंग है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में इसको भी डाला है, तो ये भी इसी फ्लॉक के साथ थी। करीब 200 इंडिविजुअल्स का फ्लॉक था जिसमें रेड हेडेड, ब्लैक हेडेड एंड येलो ब्रेस्टेड बंटिंग थी। येलो ब्रेस्टेड बंटिंग के 3 ही इंडिविजुअल थे, बट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है तो वहां से रिपोर्ट हुई है इस बार, और अच्छे फोटोग्राफ्स भी हम लोगों को मिले वहां पे। ब्लैक हेडेड बंटिंग भी इसी फ्लॉक के साथ में घूमते हुए देखी, तो ये भी बंटिंग्स का ही फ्लॉक हर साल वहां पे आता है, और इस साल कुछ ज्यादा अच्छे नंबर्स में था तो हमने फोटोग्राफ किया। देन मुनियाज की अगर बात करें तो ब्यूटीफुल मुनिया है, ब्लैक हेडेड मुनिया, स्केली ब्रेस्टेड, ब्लैक हेडेड दोनों मिलती है वहां पे, और रेड एवरडेविड भी मिलती है, तो तीन स्पीसीज मुनिया की मिलती है, मैंने एवरडेविड को नहीं डाला है उसमें, और बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स मिलते हैं। देन यूरेशियन रोलर पैसेज माइग्रेंट है इस एरिया में, तो अक्टूबर मंथ में यूजुअली काफी अच्छी है, इंडिविजुअल्स काफी अच्छे नंबर्स में इस पैच से क्रॉस करते हैं। स्मोकी वॉबलर कंपैरेटिवली लेस साइटिंग्स हैं सभी जगह पे, क्योंकि वो यूजुअली ग्रास के अंदर, रीड्स के अंदर घुसा रहता है, बट यहाँ पे फिर भी अच्छी साइटिंग्स इसकी होती हैं विंटर सीजन में, विंटर माइग्रेंट है इस एरिया में। देन मोस्टेस्ट वॉबलर है, और इसके अलावा वहां पे हमने इस साल विंटर्स में दिसंबर 2019 में सेटिस वॉबलर की भी साइटिंग हुई है, जो उत्तराखंड से फर्स्ट रिकॉर्ड है, और प्रशांत कुमार मेरे साथ में ही काम करते हैं, रामनगर से हैं, उन्होंने, उनके पास फोटोग्राफ भी है, मैं भी वहीं था उस टाइम पे, बट मैं फोटोग्राफ नहीं कर पाया, बट वो एक इंपॉर्टेंट साइटिंग है इसलिए उसको यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है कि सेटिस वॉबलर की साइटिंग भी हुई है यहाँ से, इस एरिया से। देन व्यूअर बर्ड की बात करें तो 4 स्पीसीज व्यूअर की हैं इंडिया में, चारों की चारों इस एरिया में मिलती हैं।
ब्लैक ब्रेस्टेड बया वीवर भी मिलता है, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया शायद, स्ट्रीक्ड वीवर, देन फिंस वीवर। फिंस वीवर तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, बाई चांस इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा हुआ है, बट नंबर्स बहुत कम है। इसके जो ऑफिशियल नंबर्स मानते हैं बर्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, वो लेस देन 1000 इंडिविजुअल्स है वाइल्ड में, जिसमें से वेस्टर्न ये नॉर्दर्न इंडिया में या वेस्टर्न हिमालयन रीजन में लेस देन 500 इंडिविजुअल्स हैं, और उनमें से काफी नंबर्स में नेपाल में साइटिंग्स हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में 3 एक्टिव साइट अभी बोलते हैं, उनमें से एक ये भी है, और जहाँ पे इस बार हमें नेस्टिंग कॉलोनी मिली। 2014 में मेरी फर्स्ट साइटिंग हुई थी इस एरिया में फिंस वीवर की, और उसके बाद मैं कंटिन्यूअस इसको हर साल नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में देखते हुए आ रहा था बर्ड को, बट नेस्टिंग कॉलोनी चाहे तो इस बार लॉकडाउन की वजह से बोले या मुझे ज्यादा टाइम मिला वहां पे विजिट करने का घर पे रहते हुए, तो इस बार इसकी नेस्टिंग कॉलोनी की वहां पे मिली हम लोगों को। ये इसी साल के सब फोटो हैं, इसी सीजन के, अभी जून मंथ के हैं बेसिकली। इस तरीके से नेस्ट के ऊपर बहुत सारे इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, ये नेस्ट बना ही रहे थे उस टाइम पे। और नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में ये ऐसा देखने में लगता है, तो इसको थोड़ा सा बया व्यूअर से सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, और यूजुअली 2-3 इंडिविजुअल ही देखने को मिलते हैं नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में, और मिक्स फ्लॉक में होते हैं बाकी व्यूअर्स के साथ। बंगाल बुस्लाग वहां पे मिलती है, इंडियन बुस्लाग भी वहां पे मिलती है, ओरिएंटल स्काई लार्क आती है विंटर्स में। बंगाल बुस्लाग रेजिडेंट है, राउंड द ईयर दिखती है वहां पे। कॉमन स्टार्लिंग भी वहां पे एक इम्पोर्टेंट बर्ड है, जो विंटर्स में आती है, बड़े फ्लॉक में आती है, 400-500 बर्ड का फ्लॉक आता है। देन सारस क्रेन्स उस एरिया में दिखते हैं, यूजुअली जो फील्ड्स होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उनमें दिखते हैं घूमते हुए। देन वुली नेक्ड स्टॉक, इसकी भी अच्छी साइटिंग्स होती हैं, और डेमोसेल क्रेन भी मैंने एक बार वहां पे देखा हुआ है, फोटोग्राफ किया हुआ है, बट उसको वैग्रेंट काउंट करते हैं क्योंकि रेगुलर नहीं आता है उत्तराखंड में। देन ग्रासलैंड की या वेटलैंड की एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जो वहां पे मिलती है, व्हाइट टेल्ड स्टोन चेट। ये भी लास्ट विंटर सीजन का ही फोटोग्राफ है जो मैंने वहां से लिया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जो उस एरिया में देखने को मिलती है। अभी तीसरी डेस्टिनेशन की बात करेंगे, कालाडूंगी, कोटाबाग एंड मंगोली वैली। तो जो लोग मेरे फोटोग्राफ्स फॉलो करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो रेगुलर मेरे फोटोग्राफ्स में नाम देखते रहते होंगे, कोटाबाग या रानी कोटा, मंगोली, घटगढ़, बजून, कालाडूंगी। तो ये बेसिकली 400 मीटर्स से लेके 1200 मीटर्स तक का ऑल्टीट्यूड है, जो इन आगे की कुछ स्लाइड्स में हम कवर करेंगे। ये एक वहाँ का जियोग्राफी है उस एरिया की जो हम कवर करने वाले हैं। अगर ये सेंटर में देखे तो ये जिम कॉर्बेट म्यूजियम है जहाँ पर जिम कॉर्बेट रहते थे। ये 400 मीटर्स के आसपास का ऑल्टीट्यूड है, 382 मीटर्स, और यहाँ से लेके हम ये थोड़ा ऊपर का जो पैच है फुटहिल्स का, ये सब कवर करेंगे। तो मैं बेसिकली यहाँ कहीं पर रहता हूँ, छोटी हल्द्वानी में, हनुमान टेम्पल जो लिखा हुआ है, मेरा जो घर है यहाँ फॉरेस्ट के पास है, तो मैं यहीं से ये सब एरिया कवर करता हूँ, और इस बार लॉकडाउन में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिला। इस तरीके की कुछ रोड अप्रोच होती है जो लोग इस एरिया में आते हैं। तो अगर रेनी सीजन में आते हैं तो इस तरीके से क्लाउडी या फॉगी मिलता है, और बाकी टाइम पे ऐसे क्लियर और साल के टॉल ट्रीज हैं। तो वो ड्राइव करना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है जब आप फुटहिल्स से माउंटेन्स की तरफ ड्राइव करते हैं। कॉर्बेट से जो लोग कालाडूंगी की तरफ अप्रोच करते हैं, तो ऑन द वे 3 वाटरफॉल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से 2 की मैंने फोटोग्राफ इसमें डाली है, जो एज ए टूरिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे हैबिटेट भी बहुत अच्छा है, बट बर्ड वॉचिंग कुछ खास नहीं होती है क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर समर सीजन में आते हैं तो इतने टूरिस्ट होते हैं कि फिर बर्ड देखने का आपको मौका नहीं मिलता है। बट अगर कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब आप प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। बाराती रो राइट साइड में है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, बट इसके लिए ट्रैक करना पड़ता है। अराउंड 2 किलोमीटर्स का ट्रैक है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं वहां से, बट एकदम डेंस फॉरेस्ट के बीच से ट्रैक है, और वहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल रहते हैं। कॉर्बेट फॉल के एकदम पास तक गाड़ी जाती है, हार्डली 200 मीटर्स आपको पैदल चलना पड़ता है। ये तो बहुत पॉपुलर स्पॉट है, और कॉर्बेट के गांव के एकदम पास में है, इसलिए कॉर्बेट फॉल नाम भी है इसका। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है, लदवा गार्ड वाटरफॉल बोलते हैं, वहां पे प्लांट फॉसिल्स बहुत अच्छे नंबर्स में है। वो भी एक ट्रैक है, अराउंड 2 किलोमीटर्स के आसपास का ट्रैक होगा वन वे, बट वहां भी आप गांव में गाइड्स अवेलेबल होते हैं वहां पे ले जाने के लिए, तो एज ए गाइडेड टूर उसको कर सकते हैं। उस एरिया में बर्डिंग अच्छी होती है। बाराती रो लदवा गार्ड वाटरफॉल पे टूरिस्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं क्योंकि वो ट्रैक है, ट्रैक्स हर कोई करना पसंद नहीं करता है, बट कॉर्बेट फॉल पे काफी नंबर्स में टूरिस्ट आते हैं।
जिम कॉर्बेट म्यूजियम आप लोग विजिट कर सकते हैं अगर इस एरिया में आते हैं तो। जिम कॉर्बेट के काफी लोग फैन होते हैं जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं, तो वो यूजुअली ये जिम कॉर्बेट का घर था जहाँ पे जिम कॉर्बेट विंटर सीजन में रहते थे। समर्स में वो नैनीताल रहते थे, और नैनीताल से जो कालाडूंगी का डिस्टेंस है वो 34 किलोमीटर है। तो विंटर्स में जब नैनीताल में ज्यादा ठंडा होता था तो वो यहाँ पे समर्स में कालाडूंगी आ जाते थे। तो बेसिकली उनका सॉरी विंटर रेजिडेंट था। ये फुटहिल्स के एरिया से आप टाइम लैप्स फोटोग्राफी भी कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हिल्स का व्यू इतना बढ़िया होता है। बेसिकली मेरे टेरेस से है ये वाला टाइम लैप्स, तो मैंने इसी बार मुझे भी मौका मिला है सब करने का। अदरवाइज तो टूरिस्ट सीजन में या बाकी टाइम बाहर के टूर्स होते थे तो उतना मौका नहीं मिलता था। तो बट ये भी एक अच्छा टाइम पास है कि अगर आप बर्डिंग का टाइम नहीं है, दोपहर में आप रेस्ट कर रहे हैं, फुटहिल्स में कहीं रुके हुए हैं, तो इस तरीके की फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट में भी आप टाइम लैप्स कर सकते हैं वहां से। स्काई बहुत क्लियर होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सभी मंथ्स में। तो नाइट में भी आप टाइम लैप्स कर सकते हैं। देन ये मिल्की वे का टाइम लैप्स है। ये सब मेरे घर से हैं जितने भी मैंने टाइम लैप्स किए हैं, तो ये इसी सीजन में मैंने सब किया। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में रहे कि जब भी आप ट्रैवल करें तो ये सब करने के लिए भी आप टाइम निकाल सकें। मिल्की वे का ऐसा कुछ व्यू होता है, मेरे घर से ही व्यू है ये। और ये जो आप ग्रीन पॉइंट देख रहे हैं ये बेसिकली एक फायर फ्लाई है। तो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट होता है तो ये फायर फ्लाई जब फ्लाई करती है तो उसका ट्रेल बना हुआ है पूरा। ये भी मिल्की वे है। और ये जो ब्राइट दिख रहा है ये जुपिटर है, ये अभी लास्ट वीक का ही शॉट है। और इसमें नीचे जो ब्राइट लाइट्स दिख रही हैं ये हल्द्वानी काठगोदाम का एरिया है। तो ये बेसिकली जो मंगोली एरिया है वहां से मैंने लिया है। इस तरीके की स्टार ट्रेल भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार ट्रेल के लिए भी अच्छा मौका है। ये तो क्लाउडी सीजन में मैंने किया है, रेनी सीजन में, तो इस तरीके से क्लाउड्स भी इसमें इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ की जो स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज की अगर बात करें कालाडूंगी एरिया की, तो वो है ग्रेट स्लेटी वुडपैकर। ग्रेट स्लेटी वुडपैकर कॉर्बेट में भी दिखते हैं, बट कॉर्बेट में यूजुअली फोटोग्राफ बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ग्रेट स्लेटी के यहाँ पे एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आप आई लेवल फोटोग्राफ कर सकते हैं। ये ग्रेट स्लेटी का मेल है, मेल पे ये रेड पैच होता है। इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में मेल है, ये रेड पैच दिख रहा है, और ये राइट साइड में फीमेल है। तो इस तरीके के आई लेवल शॉट्स यहाँ पे कालाडूंगी में मिलते हैं। वुड पैकर्स बहुत अच्छे नंबर्स में है यहाँ पे। उत्तराखंड में करीब 19 स्पीसीज वुड पैकर्स की मिलती हैं, और वो मैक्सिमम इस एरिया में हायर ऑल्टीट्यूड के वुड पैकर्स छोड़ के लोअर ऑल्टीट्यूड के जो भी वुड पैकर्स हैं वो कालाडूंगी के एरिया में मिलते हैं। साल फॉरेस्ट में मैक्सिमम वुड पैकर्स मिलते हैं। उसका भी रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है व्हाइट नेप्ड वुड पैकर। वैसे तो वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है, बट यहाँ पे अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे अच्छे फोटोग्राफ्स कालाडूंगी में मिलते हैं इसके। वो मेल था, ये फीमेल है। देन हिमालयन गोल्डन बैक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है गोल्डन बैक्स में। बाकी गोल्डन बैक तो इजिली मिल जाते हैं। हिमालयन फ्लेम बैक इसका पुराना नाम है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट स्पीसीज है। साल फॉरेस्ट की स्पीसीज है। यहाँ पे इजिली फोटोग्राफ इसके मिल जाते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है इसका। देन ग्रेटर गोल्डन बैक तो कॉमनली मिल जाता है सब जगह पे। पूरे पैच में जो भी फुट हिल्स का पैच है सब जगह आपको देखने को मिल जाता है। लेसर येलो नेप भी है इस एरिया में। थोड़ा सा हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, 800 से 1000 मीटर या 2000, 800 से 1000 या 1200 मीटर के आसपास के एरिया में लेसर येलो नेप भी कॉमनली दिखता है इधर पे। ग्रेटर येलो नेप मिलता है। देन ग्रे हेडेड वुडपैकर है, स्ट्रीक थ्रोटेड वुडपैकर है, ब्राउन फ्रंटेड वुडपैकर है, फल्वस ब्रेस्टेड है, वो मेल था, ये फीमेल है फल्वस ब्रेस्टेड की। देन ग्रे कैप्ड पिग्मी वुडपैकर है। ये पिग्मी मेरे घर के पास मेरा कैंप था पहले, एक कैंप मिलियो नाम से। अभी तो मैंने क्लोज कर दिया 2 साल पहले उसको। तो बट ये वहीं से सब फोटोग्राफ्स हैं वुडपैकर्स के। उस कैंप के अंदर ही ये सब वुडपैकर्स आते थे। बट उस एरिया में अभी भी ये सारी बर्ड्स मिलती हैं। ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपैकर है। देन स्पेकल्ड पिक्यूलेट है, इसके भी बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स इस एरिया से मिलते हैं। उसका रीजन क्या है, जो मैक्सिमम जो वुडपैकर्स हैं वो टर्माइट्स पे फीड करते हैं, और यहाँ पे टर्माइट माउंट्स बहुत होते हैं साल के फॉरेस्ट में। तो ये उनको टर्माइट्स इजिली मिल जाती हैं साल के प्लांट्स में, तो इसलिए वुडपैकर्स के नंबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। साल फॉरेस्ट की एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है ग्रेट हॉर्नबिल, जो यहाँ की रेजिडेंट है, ब्रीड करती है यहाँ पे। तो इसके भी बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स रेनी सीजन में मिलते हैं जब ये बच्चों को फीड कराती हैं, या जब कॉर्टशिप डिस्प्ले होता है इनका, उस टाइम पे भी बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स इनके मिलते हैं।
ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल भी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है फुटहिल्स की, तो ये भी यहाँ पे है। तीनों हॉर्नबिल है यहाँ पे, बेसिकली ग्रेट हॉर्नबिल है, 3 ही स्पीसीज है उत्तराखंड में, ओरिएंटल पाइड, ग्रेट एंड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। तो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के भी अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ पे मिलते हैं। जो कोटाबाग मैंने मेंशन किया था प्रेजेंटेशन के शुरू में, कोटाबाग एरिया में टमाटर की काफी बढ़िया खेती होती है, तो ये हॉर्नबिल्स वहां पर टमाटर जब राइपन होता है यूजुअली फरवरी के महीने में, तो टमाटर खाने के लिए आती है, उस टाइम पे बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स इनकी मिल जाती है। रोजी मिनीवेट भी एक कलरफुल स्पीसीज है जो इस एरिया में मिलती है। देन गोल्डन फ्रंटेड लीफ बर्ड, इसके भी अच्छे फोटोग्राफ्स मिलते हैं इस एरिया से। ऑरेंज बेलीड के भी अच्छे फोटोग्राफ्स मिलते हैं। ऑरेंज बेलीड ज्यादा नंबर्स में विंटर में दिखती है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं समर्स में, बट कुछ इंडिविजुअल्स राउंड द ईयर इस ऑल्टीट्यूड पे दिखते हैं। तो ये बेसिकली रानीकोटा नाम से एक ट्रेल मैंने यहाँ पे डेवलप किया है, जिसमें ये सब बर्ड्स दिखती हैं, ऑरेंज बेलीड लीफ बर्ड, और एक ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ग्रे क्राउन प्रीनिया, जो वल्नरेबल कैटेगरी में है, और हैबिटेट लॉस की वजह से इसके नंबर्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ कंफर्म्ड साइट्स हैं जहाँ पे कोई भी अगर आए तो इसको देख सकता है। तो 3-4 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं यूजुअली अपने गेस्ट को लेके जाता हूँ ये दिखाने के लिए। ग्रे क्राउन प्रीनिया ब्यूटीफुल प्रीनिया है, और राउंड द ईयर साइटिंग्स होती है। तो ये ब्रीडिंग प्लूमेज में है जब इसका क्राउन पूरा ग्रे होता है। ये भी ब्रीडिंग प्लूमेज का फोटो है, और ये नॉन ब्रीडिंग का है, तो वो ग्रे क्राउन से हट जाता है, तो नॉन ब्रीडिंग में ये ऐसी दिखती है। देन स्ट्राइटेड प्रीनिया भी इस एरिया में काफी कॉमनली दिखती है, जगह जगह कॉल करते हुए सुनाई देती है। देन लॉन्ग टेल्ड ब्रॉडबिल, यूजुअली लॉन्ग टेल्ड ब्रॉडबिल खींचने के लिए लोग साप्ताल आते हैं समर सीजन में, क्योंकि वहां पे नेस्टिंग के लिए बर्ड आती है। बट जो कालाडूंगी का एरिया है वहां पर राउंड द ईयर इस बर्ड के बड़े फ्लॉक्स दिखते हैं। मैंने जो अभी तक सबसे बड़ा फ्लॉक देखा है, 50+ बर्ड्स मैंने उस फ्लॉक में काउंट की थी, और उतने बड़े फ्लॉक यहाँ पे मूव करते हुए अक्सर दिख जाते हैं। मेरी अभी भी 1 हफ्ता पहले ही मुझे इसकी साइटिंग हुई थी इस बर्ड की, तो ये काफी कॉमनली दिखती है यहाँ पे। ये जुवेनाइल मैंने इसका खींचा था अभी लास्ट मंथ। माउंटेन हॉक ईगल भी इस एरिया में है। ये कॉर्बेट में भी इसकी अच्छी साइटिंग होती है, और थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां भी अच्छी साइटिंग्स होती है। बट यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर पैच है जहाँ पे रेगुलर साइटिंग्स होती हैं, और फ्लाइंग भी मिलता है एंड बैठे हुए भी मिल जाता है। देन पिनटेल्ड ग्रीन पिजन भी एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है कालाडूंगी रीजन की। पफ थ्रोटेड बैबलर, ये बहुत शाई बर्ड है, उतने अच्छे फोटोग्राफ यहाँ नहीं देता है। यूजुअली लोग वेस्टर्न घाट्स में जो सब स्पीसीज मिलती है इसकी, वहां पे इसको फोटोग्राफ करते हैं, फतेहगढ़ में बेसिकली फीडर्स पे जहाँ पे आता है ये। बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है फोटोग्राफ करना, बट अच्छे नंबर्स में है यहाँ पे इस एरिया में। लार्ज टेल नाइट जार समर्स में बहुत अच्छी साइटिंग्स होती हैं, और रोड पे बैठा हुआ ही मिलता है इवनिंग टाइम में, तो इसको भी यहाँ पे फोटोग्राफ कर सकते हैं कालाडूंगी एरिया में। देन ब्लू कैप रॉक थ्रश, ये भी समर विजिटर है यहाँ पे इस एरिया में, और बहुत अच्छे नंबर्स में बहुत इंडिविजुअल्स यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। ये फीमेल है उसी की। देन क्रेस्टेड बंटिंग, ये भी समर विजिटर है, और बहुत अच्छे नंबर्स में क्रेस्टेड बंटिंग भी इस एरिया में आती है। देन व्हाइट कैप बंटिंग यूजुअली विंटर्स में लोअर ऑल्टीट्यूड एरियाज में दिखाई देती है, और कॉमन साइटिंग नहीं है बट दिख जाती है। स्ट्राइलेटेड बंटिंग भी दिखती है यहाँ पे, तो ये सब फुटहिल्स में काफी अच्छी साइटिंग्स है इनकी। टाइगर फ्लाई कैचर विंटर माइग्रेंट है यहाँ पे, मेरे घर के आसपास ही 3 इंडिविजुअल आते हैं हर साल, और इसका भी एक वीडियो क्लिप मैंने डाला हुआ है वीडियो क्लिप में। देन रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर भी यहाँ पे दिखता है काफी कॉमनली। लिटिल पाइड फ्लाई कैचर भी दिखता है। लिटिल पाइड यहाँ पे नेस्टिंग करता है। बुक में अगर देखें तो उसको विंटर माइग्रेंट दिखाया है, बट बेसिकली रेजिडेंट स्पीसीज है जो यहाँ पे नेस्टिंग करता है। देन डार्क साइडेड फ्लाई कैचर, ये आजकल समर्स में काफी अच्छे से दिखता है लोअर ऑल्टीट्यूड एरियाज में। वेलवेट फ्रंटेड नटहैच, ये भी कॉमन साइटिंग है यहाँ की साल फॉरेस्ट की। ये मेल है और ये फीमेल है। देन इंडियन नटहैच, चेस्टनट बेलीड और इंडियन ऑलमोस्ट देखने में एक जैसी लगती हैं, बट ये कलर में डिफरेंस होता है कि इसका जो हेड का कलर है ये थोड़ा लाइट कलर होता है कंपेयर टू द बॉडी। ये लो लाइट का शॉट है तो मैंने थोड़ा ओपन किया इसलिए थोड़ा ज्यादा वाइटिश हो गया, बट ये जो जहाँ पे मेरा रेजिडेंस है उसके आसपास के एरिया में काफी कॉमनली दिखती है ये बर्ड। ये इसकी फीमेल है, और बीक का साइज इसका छोटा होता है चेस्टनट बेलीड नटहैच से।
चेस्टनट बैलिड बेसिकली माउंटेन एरिया में मिलती है, ये प्लेन एरिया में मिलती है। ये चेस्टनट बैलिड है, ये चेस्टनट बैलिड की फीमेल है। एंड टाइटलेस लीफ वॉबलर, ये भी वेस्टर्न हिमालय का ब्रीडिंग एंडेमिक बर्ड है, ये भी इस एरिया में दिखाई देती है, और ये फायर फ्लेम उसके ऊपर बैठी हुई है अभी। देन सल्फर बैलिड वॉबलर, वॉबलर्स बहुत अच्छे नंबर्स में दिखते हैं, बट हम वॉबलर्स को हायर ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि वहां पे वो ब्रीड करते हैं, तो समर सीजन में वहां दिखते हैं, बट विंटर्स में ये सब लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी साइटिंग्स होती हैं, बट अच्छी फोटोग्राफी समर सीजन में हायर ऑल्टीट्यूड पे होती है। ग्रे साइडेड बुश वॉबलर, ये भी विंटर्स में ही माइग्रेट करके लोअर ऑल्टीट्यूड पे आता है, और काला डूंगी के एरिया में अच्छी साइटिंग्स होती है। देन स्पॉट विंग्ड स्टारलिंग, ये समर विजिटर है, यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए बेसिकली आती है, और काफी अच्छे नंबर्स में दिखाई देती है। यहाँ पे वो मेल था, ये फीमेल है। देन हिमालयन रूबी थ्रोट, ये विंटर माइग्रेंट है, तो बेसिकली पहले इसको व्हाइट टेल्ड रूबी थ्रोट के नाम से जानते थे, अभी कुछ साल पहले स्प्लिट किया है तो हिमालयन रूबी थ्रोट में और चाइनीज रूबी थ्रोट में। चाइनीज के भी रिकॉर्ड्स हैं उत्तराखंड से शायद, बट हिमालयन तो काफी अच्छे नंबर्स में हमारे एरिया में आती है। देन सनबर्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सनबर्ड्स भी, जितनी सनबर्ड्स उत्तराखंड में मिलती हैं वो सभी दिख जाती हैं काला डूंगी एरिया में। ग्रीन टेल्ड सनबर्ड, ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड, क्रीमसन सनबर्ड, देन फायर टेल्ड सनबर्ड। फायर टेल्ड विंटर माइग्रेंट है, विंटर्स में नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में आती है, ये बेसिकली इक्लिप्स प्लूमेज है, इसका फरवरी मार्च के मंथ का फोटो है जब ये हाई ऑल्टीट्यूड पे माइग्रेट करती है। देन फ्लावर पैकर्स की बात करें तो थिक बिल्ड फ्लावर पैकर है, पेल बिल्ड फ्लावर पैकर है, ये कॉमनली दिखते हैं यहाँ पे, और विंटर्स में फायर ब्रेस्टेड फ्लावर पैकर भी माइग्रेट करके लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ जाता है। ये एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है इस एरिया की, नेपाल रेन बैबलर। तो काला डूंगी के आसपास के एरिया में दो तीन स्पॉट्स हैं इसके जहाँ पे इसकी रेगुलर साइटिंग होती है। अदरवाइज कॉर्बेट का जो मैंने पहले बात की थी, गर्जिया टेम्पल एरिया, वहां पर भी कुछ इंडिविजुअल्स आते हैं, बट अनकॉमन बर्ड है, यूजुअली इतनी साइटिंग्स नहीं होती। अल्पाइन स्विफ्ट है, आजकल समर्स में बहुत अच्छी साइटिंग्स इसकी यहाँ पे होती है फुटहिल्स एरिया में। नेपाल हाउस मार्टिन है, थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो समर्स में बहुत अच्छे से दिखती है, विंटर्स में थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड पे दिखाई देती है। देन ब्लैक चिंड यूहिना है, यहाँ पे विस्कर्ड यूहिना मिलती है, ब्लैक चिंड मिलती है, व्हाइट बैलीड इरपोर्निस मिलता है। तो बट ब्लैक चिंड के अच्छे फ्लॉक्स इस एरिया में दिखाई देते हैं और अच्छी फोटोग्राफी होती है। बेसरा भी कभी कभी देखने को मिलता है, बट कॉमन साइटिंग नहीं है, इसी एरिया में मिलता है। देन बारविंग फ्लाई कैचर श्राइक, अच्छे फोटोग्राफ्स मिलते हैं इस एरिया से, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां भी मिलता है, बट ये साल के फॉरेस्ट में यूजुअली मिनीवेट्स के साथ में मिक्स फ्लॉक में रहता है, राउंड द ईयर साइटिंग होती है। रसेट स्पैरो थोड़ा सा हायर ऑल्टीट्यूड की बर्ड है, 800-1000 मीटर्स के एरिया में यूजुअली अच्छी साइटिंग्स होती है। स्कारलेट मिनीवेट राउंड द ईयर दिखती है फुटहिल्स के एरिया में। सिरकिर मलकोहा कलरफुल स्पीसीज है, और भी बहुत सारे एरियाज में दिखता है, बट यहाँ पे कुछ एक दो स्पॉट्स हैं जहाँ पे रेगुलर साइटिंग्स होती है इसकी और अच्छे फोटोग्राफ्स मिलते हैं। देन ग्रीन बिल्ड मलकोहा है इस एरिया में, ग्रीन बिल्ड मलकोहा की रेगुलर साइटिंग नहीं है, बट यूजुअली दिखता रहता है। कॉर्बेट के भी एक दो पैचेस हैं डिकाला जोन में जहाँ पे इसकी साइटिंग्स होती हैं, बट काला डूंगी में इसको इजिली अप्रोच कर सकते हैं आप वॉक करके। देन कुक्कूज भी बहुत सारी कुक्कूज यहाँ पे माइग्रेट करके आती हैं, समर्स में ज्यादा साइटिंग्स होती हैं इन सब कुक्कूज की, समर माइग्रेंट्स हैं। ये ग्रे बेलीड कुक्कू है, बैंडेड बे कुक्कू तो रेजिडेंट है, राउंड द ईयर दिखती है यहाँ पे। जैकोबिन कुक्कू समर माइग्रेंट है, व्हाइट कुक्कू ही बोलते हैं। फॉकटेल्ड डोंगो कुक्कू है, कॉमन हॉक कुक्कू है, कॉमन हॉक कुक्कू रेजिडेंट है, बट समर्स में ज्यादा साइटिंग होती है, ज्यादा वोकल होती है सारी कुक्कू समर सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में। इंडियन कुक्कू भी यहाँ पे मिलती है, यूरेशियन कुक्कू भी इस ऑल्टीट्यूड पे मिलती है, बाकी हिमालयन कुक्कू वगैरह हायर ऑल्टीट्यूड पे मिलती है, तो उनको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। लार्ज कुक्कू श्राइक इस एरिया में अच्छे से दिखती है, ब्लैक विंग्ड कुक्कू श्राइक समर्स में दिखती है। लार्ज कुक्कू श्राइक रेजिडेंट है, ब्लैक विंग्ड कुक्कू श्राइक समर विजिटर है। देन बार्बेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लीनिएटेड बार्बेट है इस एरिया में, ब्राउन हेडेड बार्बेट है, ब्लू थ्रोटेड भी है, ब्लू थ्रोटेड को हम 7 ताल वाले पार्ट में कवर करेंगे। ब्राउन हेडेड कॉमनली पूरे इंडिया में दिखती है, तो हम उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल है, वो भी यहाँ पे कॉमनली दिखती है। देन ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो, लेसर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो एंड स्पेंगल ड्रोंगो या हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो, तीनों ड्रोंगो की बहुत अच्छी साइटिंग होती है। क्रोबिल्ड के भी यहाँ से रिकॉर्ड्स हैं, बट रिसेंट साइटिंग्स नहीं है। देन जंगल बुश क्वेल भी दिखती है, बहुत सारी होती है क्वेल्स यूजुअली, बट इस एरिया में जंगल बुश क्वेल की साइटिंग है। रेड ब्रेस्टेड पैराकिट समर्स में काफी बढ़िया बड़े फ्लॉक्स दिखते हैं, बट विंटर्स में भी साइटिंग्स होती हैं इनकी।
देन आउल्स की बात करें तो ब्राउन हॉक आउल समर्स में बहुत अच्छी साइटिंग्स होती हैं इसकी। एशियन बार्ड आउलेट इस पैच में कॉमनली दिखता है इस ऑल्टीट्यूड में। कॉलर्ड स्कोप्स आउल है, इंडियन स्कोप्स आउल है यहाँ पे, ओरिएंटल स्कोप्स आता है। देन जंगल आउलेट इस एरिया में कॉमनली दिखता है। मैमल्स की बात करें तो घोरल या माउंटेन गोट जिसको बोलते हैं, वो ये काला डूंगी के एरिया में काफी अच्छे नंबर्स में है। थोड़ा सा हायर ऑल्टीट्यूड पे, लोअर ऑल्टीट्यूड पे नहीं, बट 700-800 मीटर्स एंड अबव अच्छे नंबर्स में दिख जाते हैं। देन हिमालयन सिराओ है, ये रेयर साइटिंग है बट यूजुअली दिख जाता है इस एरिया में। लेपर्ड कैट की भी साइटिंग्स हैं बट ये नाइट ड्राइविंग में ही मोस्टली मिलती हैं। ये बेसिकली मेरी गाड़ी की के सामने ही बैठी रही तो मैंने 1855 mm से फोटो लिया हुआ है। तो उस टाइम पे फोटोग्राफी का उतना आइडिया नहीं था, थोड़ा पुराना फोटो है बट काफी बोल्ड थी तो काफी देर तक बैठी रही है। लेपर्ड की भी साइटिंग्स बहुत हैं इस एरिया में, आजकल तो काफी ज्यादा हैं। और मैंने तो एक दो फुटेज भी इसमें डाला हुआ है। रात में अगर जा रहे हैं और मोबाइल मैंने विंड स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ था, माउंट किया हुआ था, तो गाड़ी के सामने से भी क्रॉस कर सकता है ऐसे। तो मैं वीडियो यूजुअली ऑन कर देता हूँ रात को जब भी ड्राइव करता हूँ अपने एरिया में, तो ऐसी भी साइटिंग्स हो जाती है। पोर्क्यूपाइन भी मिलती है, मैंने तो जुवेनाइल का फोटो डाला है, एडल्ट का कोई अच्छा फोटो मेरे पास था नहीं। यूजुअली नाइट में ही साइटिंग्स होती है रोड के आसपास। रेप्टाइल्स की भी अगर बात करें तो किंग कोबरा भी कॉमनली दिखते हैं इस एरिया में। तो ये काला डूंगी का ही फोटो है, ये बेसिकली जुवेनाइल है किंग कोबरा का। और यहाँ से एक रिकॉर्ड भी है किंग कोबरा का कि अभी उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है बट 23 फुट 9 इंच लंबा एक किंग कोबरा यहाँ पे मिला था, जिसको हमने मेजर भी किया था काफी पहले, 2010 की आई थिंक बात है। बट वो मरा हुआ मिला था इंडिविजुअल, तो उसकी लेंथ को किसी ने सर्टिफाई नहीं किया। लेकिन काफी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बुला के हमने फॉरेस्ट की बुक में भी उसको रिकॉर्ड कराया था। तो 23 फुट 9 इंच उसकी लेंथ थी। पाइथन भी यहाँ पे दो पाइथन मिलते हैं बेसिकली, इंडियन रॉक पाइथन एंड बर्मीज रॉक पाइथन। तो ये इंडियन रॉक पाइथन है जो एक बार यहाँ पे काला डूंगी एरिया में स्पॉटेड डियर को खाते हुए मिला था। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब लोगों को पता चलता है रोड के आसपास कहीं पर है, तो आम पब्लिक जाके उनको डिस्टर्ब कर देती है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वहां इतनी भीड़ लग गई लोगों की और उन्होंने इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब करने से क्या हुआ कि स्पॉटेड डियर तो पहले ही मर गया था जो उसका फूड था, और ये पाइथन भी मर गया डिस्टर्ब होने की वजह से। तो काफी कोशिश की लोगों को रोकने की बट कोई सुनता नहीं है ऐसे में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है आज का प्रेजेंटेशन, तो करीब 7 साल का पार्ट अभी बचा हुआ है बट उसको थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। वुडन वेसल्स का काम होता है काला डूंगी एरिया में, काफी लोगों को नहीं पता होगा इसको। लोकल भाषा में यहाँ उत्तराखंड में ठेकी बोलते हैं। माउंटेन रीजन्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो ये दही जमाने के काम आती है, क्योंकि लकड़ी है तो लकड़ी उस इंसुलेटर का काम करती है हीट के लिए। तो ठंड अंदर नहीं जाती है, दही अच्छे से जम जाती है इनमें। तो ये ठेकिया बनती है कि यहाँ पे स्पेशल ट्री होता है, साधन बोलते हैं उसको। साधन के पेड़ से ये लकड़ियां बनती हैं और ये लोग बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आते हैं हर साल विंटर्स में। और इनको गवर्नमेंट ब्रिटिश टाइम से ये सिस्टम चला आ रहा है कि कुछ ट्रीज फिक्स होते हैं जो इनको दिए जाते हैं, और जिन इनको आवंटित किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ये लोग ये वुडन वेसल्स बनाते हैं। तो ये ठेकी उनमें से एक है। और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, फूलदान बनाते हैं, काफी कुछ आइटम्स ये लोग बनाते हैं। और ये पुरानी परंपरा है जो अभी भी चली आ रही है। और इसमें कोई भी जो ये एनर्जी भी यूज करते हैं तो पानी का यूज करते हैं टरबाइन चलाने के लिए, कार्विंग के लिए। तो यूजुअली जैसे आप देख रहे हैं ये बोर रिवर ही है, बोर रिवर पे ये अपना टरबाइन सेटअप करते हैं और उसी को पानी से घुमा के उसी एनर्जी को यूज करते हैं, ये सब कार्विंग वगैरह के लिए, वाटर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इस एरिया में घराट भी होते हैं। घराट बोलते हैं वाटर फ्लावर मिल, जो कि पानी से चलते हैं, क्योंकि पानी फुटहिल्स में काफी है। तो यहाँ पे कालाडूंगी एरिया में भी ये वाटर फ्लावर मिल्स हैं। तो इनके इनसे पिसा हुआ जो आटा होता है उसको काफी न्यूट्रिशियस बोलते हैं। तो कभी भी आप लोग आए तो ये सब भी विजिट कर सकते हैं आप, इसलिए मैं इसमें प्रेजेंटेशन में मुझे इंक्लूड करना चाहिए इसको। कल्चरल शो भी यहाँ पे कुछ होते हैं। ये उत्तराखंड का पारंपरिक एक डांस है, छोलिया बोलते हैं इसको। तो ये सब भी यहाँ पे टूरिस्ट के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। ऑन डिमांड होता है, ये सब रेगुलर नहीं होते हैं, बट ये सब भी यहाँ पे देखा जा सकता है। ये गांव की लेडीज हैं, तो ये झोड़ा बोलते हैं इसको, ये भी एक लोकल डांस है यहाँ का। ये भी टूरिस्ट के लिए अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें लेडीज ये डांस करती हैं। ये शो भी जहाँ पर मैं रहता हूँ जिस विलेज में, छोटी हल्द्वानी, वहाँ पे ये सब अरेंज होता है।
तो काला डूंगी का पार्ट हमने खत्म किया, अब सात ताल की बात करेंगे। सात ताल वैसे ही पूरे इंडिया में पॉपुलर है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी। सात ताल, पंगोट, अगर कोई भी उत्तराखंड आता है तो बेसिकली सात ताल, पंगोट, चोपता एंड कॉर्बेट, ये 3-4 डेस्टिनेशन है जो लोग जानते हैं कि जहाँ पे बर्ड्स की अच्छी साइटिंग्स होती हैं। तो सात ताल का मतलब है 7 लेक्स, सात मतलब हिंदी में 7, तो 7 लेक्स वहाँ पे आसपास के एरिया में है, इनको मिला के सात ताल बना हुआ है। लेसर हिमालय में है मैक्सिमम पार्ट सात ताल का। अगर जियोग्राफी देखें तो इस तरीके से है। इसमें भी क्रिश्चियन आश्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीन मार्क दिख रहा है, तो ये 1, 2, 3 लेक तो यहाँ पर है, ये बेसिकली मिले हुए हैं। एक लेक यहाँ पर है, गरुड़ ताल बोलते हैं, और एक लेक इससे पहले है, तो नल दमयंती ताल बोलते हैं उसको। और एक ये छोटी लेक है जो सात ताल आते हैं जो लोग, जो पब्लिक स्टूडियो है उसके पास वाली लेक है, और एक लेक छोटी सी यहाँ पर है। तो ऐसे करके ये 7 लेक हैं। और अगर इस फोटो में देखें तो इधर ये काठगोदाम का पैच दिख रहा है। और आई थिंक, मुझे बहुत जियोग्राफी का आइडिया नहीं है, ये जो नाला है यही शायद इसको शिवालिक से अलग करता है सात ताल को, तो इसलिए लेसर हिमालय में ये वाला पार्ट आता है इसका। तो इस तरीके का ये फोटोग्राफ है जो सात ताल की जो 3 लेक हैं आपस में मिली हुई, राम लक्ष्मण सीता इनको बोलते हैं, रामायण से एसोसिएटेड है। ये सात ताल का पब्लिक स्टूडियो है, जो लोग आते हैं तो कभी कभी तो 20-25 लोग भी वहाँ पे बैठते हैं। तो ये दोनों साइड यहाँ बीच में बर्ड्स आती हैं, और मॉर्निंग टाइम में इस तरफ बैठते हैं स्टूडियो के, आफ्टरनून में इस तरफ बैठते हैं लाइट के हिसाब से। अभी जो सात ताल पिछले 2 साल से जो पॉपुलर था वो इस बर्ड की वजह से था, रिफस थ्रोटेड पार्टरिज, जिसकी साइटिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है फॉरेस्ट में या वाइल्ड में। बट पिछले 2 साल से, आई थिंक 2 से भी ज्यादा हो गए हैं, जब से ये बर्ड यहाँ पे स्टूडियो पे आ रहा था, क्रिश्चियन आश्रम का जो स्टूडियो है। तो इसको फोटोग्राफ करने के लिए पूरे इंडिया से लोग आए। देन दूसरी बर्ड जो वहाँ का मेन अट्रैक्शन था, कॉमन ग्रीन मैगपाई। कॉमन ग्रीन मैगपाई की फोटोग्राफ करने के लिए बहुत लोग आते हैं सात ताल में, ये भी वही स्टूडियो पॉइंट पे आती है। बेसिकली सात ताल की जो अभी बर्डिंग है वो स्टूडियो तक ही सीमित हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा टूर्स तो नहीं करता था सात ताल के, क्योंकि मुझे वो स्टूडियो के कंपैरिजन में मैं फॉरेस्ट की बर्डिंग ज्यादा कराता हूँ। तो बट अभी जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं, जो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे फोटोग्राफ मिलते हैं, वो स्टूडियोज पर ही मिलते हैं। तो इसलिए 2-3 स्पीसीज तो ऐसी हैं कि जिनको फोटोग्राफ करने के लिए स्टूडियो में बैठना ही पड़ेगा। ब्लैक फ्रैंकोलिन है, ये भी कुछ एक स्टूडियो है जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज में उन पे आता है। मेल फीमेल के बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स मिलते हैं। देन कलीज फेजेंट है। तो ये सारी बर्ड्स हैं जो हिमालयन बर्ड्स हैं, इनके अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ पे ये स्टूडियोज पे मिल जाते हैं इस तरीके से। ये पब्लिक स्टूडियो है जिसमें कोई फीड नहीं कराता है, ये तो खाली पानी पे आते हैं। बाकी स्टूडियोज में तो फीडर्स हैं, उनमें फीड डालते हैं बर्ड्स को। बट ये खाली एक पानी की जो छोटी सी स्ट्रीम है उसमें बर्ड्स आती है समर सीजन में। तो समर सीजन में ये स्टूडियो बहुत एक्टिव होता है, जो पब्लिक स्टूडियो है। ये ग्रेविंग ब्लैक बर्ड है, देन ब्लू विस्लिंग थ्रश है, डार्क साइडेड थ्रश, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो लेस फोटोग्राफ्ड स्पीसीज है इंडिया से। बट समर सीजन में इसकी साइटिंग्स यहाँ पे होती हैं सात ताल के एरिया में, और समर में भी, इनफैक्ट विंटर्स में भी दिखती है। तो ये फोटो तो मैंने समर सीजन में लिया था, रेजिडेंट है बेसिकली, बट बहुत अनकॉमन साइटिंग है। टिकल्स थ्रश समर विजिटर है, यहाँ पे स्टूडियोज पे मिल जाती है इजिली। रिफर्स चिन लाफिंग थ्रश भी रेजिडेंट है यहाँ का, और ये रेगुलर साइटिंग है। स्ट्राइटेड लाफिंग थ्रश भी रेगुलर साइटिंग है, रेजिडेंट है। व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश भी रेजिडेंट है। व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश भी रेजिडेंट है। रस्टी चिक्ड सिमिटर बैबलर, ये भी रेजिडेंट बर्ड है, रेगुलर साइटिंग है। व्हाइट ब्राउड सिमिटर बैबलर भी रेजिडेंट बर्ड है, बट साइटिंग कंपैरेटिवली कॉमन है। मुझे कई बार पब्लिक स्टूडियो पे भी ये बर्ड मिली है, और ये मैंने मेन रोड का फोटो है ये तो, बट साइटिंग्स हो जाती हैं। ब्लैक चिन्ड बैबलर भी दिख जाता है, बट डिफिकल्ट स्पीसीज है फोटोग्राफ करने के लिए, कभी कभी आता है स्टूडियोज पे। व्हाइट बेलीड इरपोर्निस, ये बहुत पुराना फोटो है मेरा, 2013 का, जब मैंने बर्डिंग स्टार्ट की थी। तो ये पब्लिक स्टूडियो का फोटो है। तो लो लाइट में फोटो लिया था, अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे उस टाइम पे। बट ये स्पीसीज भी एक, अभी तो कम दिखती है, बट उस टाइम पे स्टूडियो के आसपास आती थी। बार टेल ट्री क्रीपर भी, ये जो फीडर्स हैं या स्टूडियोज हैं इन पे आता है अभी। ग्रेट बार्बेट है, ब्लू थ्रोटेड बार्बेट है, ये भी दोनों आती है। एशी बुलबुल है, ब्लैक बुलबुल है, माउंटेन बुलबुल है, ये बुलबुल्स भी स्टूडियो पे या फॉरेस्ट में मिल जाती है यहाँ पे। ब्लू कैप्ड रेड स्टार्ट इस एरिया में विंटर माइग्रेंट है। ब्लू फ्रंटेड रेड स्टार ही माइग्रेट करके आती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेंट्स इस एरिया में आते हैं, बट उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि इस पार्ट में पॉसिबल नहीं था कवर करना उतनी स्पीसीज। जैसे रोज फिंचिस बहुत सारी माइग्रेट करके आती हैं, गोल्डन बुश रोबिन आती है,
तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ब्रॉन्ज ड्रोंगो है यहाँ पे, रेजिडेंट है, रेगुलर साइटिंग है। स्लेटी हेडेड पैराकीट है, रेगुलर साइटिंग है इसकी भी। देन ब्लू थ्रोटेड ब्लू फ्लाई कैचर, इसकी भी रेगुलर साइटिंग है यहाँ पे। समर विजिटर है बट स्टूडियो पे या फॉरेस्ट में रेगुलर दिखता है। रिफस जॉर्जेटेड फ्लाई कैचर यहाँ पे विंटर माइग्रेंट होता है इस ऑल्टीट्यूड पे। समर्स में हायर ऑल्टीट्यूड पे साइटिंग्स होती हैं बट ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेंट है। अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर भी यहाँ पे विंटर समर माइग्रेंट है, समर्स में बहुत अच्छी साइटिंग्स होती हैं। वर्डिटर फ्लाई कैचर भी समर में साइटिंग्स होती हैं बट कुछ इंडिविजुअल्स राउंड द ईयर दिखते हैं। रिफस बैलियड मिलता हुआ रेजिडेंट बर्ड है बट कभी कभी वो फीडर्स के ऊपर भी आता है। ऐसे ही स्मॉल नीलतावा है, ये भी रेजिडेंट बर्ड है, ये फीडर्स पे हार्डली कभी आता है बट फॉरेस्ट में रेगुलर साइटिंग होती है। व्हाइट थ्रोटेड फैंटेल स्टूडियोज पे, फीडर्स पे, सब जगह इसकी साइटिंग्स होती हैं। कॉमन बर्ड है यहाँ की इस एरिया की, रेजिडेंट बर्ड है सब। येलो बेलीड फैंटेल विंटर माइग्रेंट है इस ऑल्टीट्यूड पे बट रेगुलर साइटिंग्स होती है विंटर्स में। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर समर विजिटर है इस पार्ट में, और ये स्टूडियोज पे या फीडर्स पे रेगुलर साइटिंग्स होती है समर सीजन में। ब्लैक लोटेड रेजिडेंट बर्ड है, ये आपको फॉरेस्ट में इजीली मिल जाएगी, स्टूडियोज पे भी आती है। ऐसे ही ग्रीन बैक टिट है, ये भी आती है। ग्रेट टिट भी आती है यहाँ पे, एंड ब्लैक थ्रोटेड टिट भी आती है। तो ये सब रेजिडेंट है सारी टिट्स। फायर ब्रेस्टेड फ्लॉग पैकर, ये विंटर्स में ज्यादा इंडिविजुअल्स दिखते हैं बट कुछ कुछ इंडिविजुअल समर्स में भी यहाँ पे साइटिंग्स होती है, बट विंटर्स में काफी ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेंट है तो काफी इंडिविजुअल्स नीचे के एरिया में आ जाते हैं। टर्टल डव की 3 सब स्पीसीज इंडिया में मिलते हैं, उनमें से ये वेस्टर्न हिमालयाज वाली है जो यहाँ पे मिलती है देखने को इजिली। एमरल्ड डव भी इजिली दिखती है यहाँ पे। एमरल्ड डव रेजिडेंट है बट समर सीजन में ज्यादा साइटिंग्स होती है। सीबिया भी रेजिडेंट है, राउंड द ईयर साइटिंग्स होती है। लियोफ्लिक्स रेजिडेंट है, ये भी सबसे ज्यादा फोटोग्राफ की जाने वाली बर्ड है सात ताल एरिया से, जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे। देन ब्लू विंग्ड शिवा या ब्लू विंग्ड मिल्ला भी बोलते हैं, ये भी लियोथ्रिक्स के साथ ही रहता है मोस्टली, और रेजिडेंट बर्ड है, राउंड द ईयर साइटिंग्स होती है। वेजिटेल ग्रीन पिजन, ये भी रेजिडेंट बर्ड है बट समर्स में साइटिंग ज्यादा होती है। ब्राउन बुलफिंच, ये एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इस एरिया की, ये सात ताल पंगोट एरिया में विंटर माइग्रेंट है, और कभी कभी जो पब्लिक स्टूडियो वाला एरिया है उस एरिया में मिलती है, तो ये वहीं का एक बड़ा रॉक है, उस पर मैंने फोटो ली थी। बट साइटिंग के हिसाब से साइटिंग्स अच्छी होती है विंटर सीजन में। ब्राउन वुड आउल, ये भी रेगुलर साइटिंग है यहाँ पे इस एरिया में। कुछ रेजिडेंट बर्ड है जो सातान में रोड के आसपास ही रोस्ट करती हैं, उसके भी अच्छे फोटोग्राफ्स इस एरिया से मिल जाते हैं। 2 सब स्पीसीज है इंडिया में, जो ये वेस्टर्न हिमालयाज में मिलती है, ये कंपैरेटिवली बड़ी होती है सब स्पीसीज। जो वेस्टर्न घाट्स में मिलती है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। देन माउंटेन स्कोप साउल, तो ये मेरा जब मैं बर्डिंग स्टार्ट की थी 2012 दिसंबर आई थिंक, तब का फोटो है, जब मुझे दिन में डे लाइट में कुछ इंडिविजुअल्स 3 जुवेनाइल और 2 अडल्ट एक ट्री के ऊपर बैठे हुए मिले थे। उसके बाद कभी ये बर्ड मुझे दिन में देखने को नहीं मिली। रात में भी बहुत कम साइटिंग्स होती हैं और तब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, तो एक ही फोटो मेरे पास बचा हुआ था पुराने कैमरे से, पॉइंट एंड शूट कैमरा से मैंने लिया था। तो बट बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है। रिसेंट टाइम्स में कुछ लोगों ने बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स इसके लिए हैं। कॉल आपको अक्सर सुनाई देगी जब भी आप सात ताल घूमने आएंगे। सात ताल में एक दूसरा एरिया है, चाफी बोलते हैं, तो ये चाफी में वाटर स्ट्रीम है बेसिकली। तो वाटर स्ट्रीम की कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, जिसमें से एक ये है ब्राउन डिपर, देन स्पॉटेड फॉकटेल, लिटिल फॉकटेल एंड स्लेटी बैक फॉकटेल। तो 3 स्पीसीज कॉमन है फॉकटेल की उत्तराखंड में, ये तीनों मिल जाती हैं। ब्राउन डिपर मिल जाता है वहां पे, और क्रेस्टेड किंगफिशर जो इंडिया का लार्जेस्ट किंगफिशर है, ये इसकी भी अच्छी साइटिंग्स ये चाफी में होती है, राउंड द ईयर दिखता है। प्लम्बियस वाटर स्टार्ट तो विंटर माइग्रेंट है, जो ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेंट है, लोअर ऑल्टीट्यूड पे आती है माइग्रेट करके। व्हाइट कैप्ड रेड स्टार्ट भी विंटर्स में ही दिखेगी बट उस एरिया में दिख जाती है। कभी कभी एज ए पैसेज माइग्रेंट सोलिटरी स्नाइप भी देखने को मिल जाता है। मुझे एक ही बार मिला है वही चाफी की स्ट्रीम में, ये वहीं का फोटोग्राफ है। तो सोलिटरी स्नाइप एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, जो बहुत कम स्पॉट्स है इंडिया में जहाँ पे इसको लोग फोटोग्राफ करते हैं। तो बट पैसेज में ये कभी कभी देखने को मिलता है। वुडकॉक भी उस एरिया में आता है बट मेरे पास वुडकॉक का अभी तक फोटो नहीं है। तो बट विंटर्स में वुडकॉक की भी अच्छी साइटिंग्स हुई है इस बार लोगों को। ये एक वीडियो है जिसमें, इसको थोड़ा आप लोग देखिए, इसमें कुछ बर्ड्स की साइटिंग्स है। ये लोकल जो डांस है झोड़ा इंक्लूड की है इसमें। तो ये लास्ट है प्रेजेंटेशन का। इस वीडियो के बाद ये कॉर्बेट की साइटिंग है ठंडी सड़क पे टाइगर की।
ये सांबर रोड पे एलिफेंट्स क्रॉस करते हुए। ये कॉलर्ड फाल्कोनेट स्वेलो किल के साथ में। ब्लैक विंग काइट चूहा पकड़ा हुआ है। ये ब्राउन फिश आउट। तो ये जो जितने भी शॉर्ट क्लिप्स हैं ये मैक्सिमम मेरी वाइफ ने शूट किए हैं। ये व्हाइट टेल लैपिंग है मोर रेजर्वायर से। ये स्ट्राइडेड ग्रास बर्ड उसी एरिया से। ये फिन्स वीवर की नेस्टिंग कॉलोनी जो इस बार हमें 21 जून को हम लोगों को मिली थी। और ये ओटस है जो मैंने बताया था, ओटस का जो ये येलो बेलीड प्रीमियम। ये ब्लैक हेडेड मिनियम। नॉर्दर्न लैपिंग उस एरिया से। ये बेसिकली जो मेरा कैंप साइट था वहां पे भी फीडर था तो वहां पे बर्ड्स आती थी इस तरीके से। ये क्रिम्सन सनबर्ड बारबेट नेस्ट बनाते हुए ट्री में। ग्रीन टेल सनबर्ड। ये हिमालयन बुलबुल्स। ये रेड ब्रेस्टेड पैराकीट। एक रेड सिटी वुडपेकर से। ये रेड गोल्डन बैक। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आज थोड़ा लंबा हो गया प्रेजेंटेशन। इसको क्लोज करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। होम ग्राउंड पे सर बैट्समैन ज्यादा बैटिंग करता है, नो इशू। क्या करें। मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए थैंक यू। Thanks, Rajesh. It's a fantastic presentation.
थैंक यू सर। किसी का कोई और सवाल, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर राजेश जी, एक पूछना था कि अगर ये ट्रिप करना है तो एक विंटर ट्रिप करनी है, आई थिंक वन समर ट्रिप, सो यू कैन सी डिफरेंट बर्ड्स। तो विंटर ट्रिप के लिए ऐसा मंथ कौन सा अच्छा रहेगा, जैसे फुटहिल्स में देखने जाते बर्ड्स? तो सर फुटहिल्स के हिसाब से अगर बात करें ना, विंटर मंथ्स में फरवरी सबसे अच्छा होता है, फरवरी फर्स्ट हाफ। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? नेट का कुछ इशू, नेट का कुछ इशू होगा। ठीक है, इनका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है शायद। अभी अभी सबको आवाज आ रही है? सॉरी, थोड़ा नेट कनेक्टिविटी का इशू था मेरे यहाँ। आ रहा है आवाज आ रहा है। हाँ, तो अभी प्रकाश सर, जी आप मैं ऑनलाइन है? आपको पूछ रहा था, जी जी। हाँ, कि अप्रोक्सीमेटली कितना दिन का ट्रिप करना चाहिए टू कवर मैक्सिमम वैरायटी, लाइक फरवरी, आई एम अज्यूमिंग आप फरवरी अर्ली बोल रहे हैं, तो एक या 2 फरवरी से लेके आगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हाँ सर, मतलब ये तीनों एरिया कवर करने के लिए अच्छे से मिनिमम 7 डेज का ट्रिप तो चाहिए सर। अच्छा, और उसमें कॉर्बेट के लिए अलग रखना चाहिए थोड़ा सा, 2-3 दिन अंदर? हाँ, अगर अंदर स्टे करना है कॉर्बेट में ढिकाला, तो वो फिर अलग से रखना पड़ेगा। फरवरी उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ढिकाला के लिए मिनिमम 3 नाइट्स तो करना चाहिए। तो 3 नाइट वहां पर और 7 दिन बाहर, हाँ, यानी 7 डेज में ये काला अभी जो डूंगी। बताओ सारे एरिया हम थोड़ा सा ठीक ठाक से कवर करें। जी जी जी। ठीक है, आई थिंक अब अगर, बिकॉज आई थिंक अभी ये साल तो अब ट्रिप मुश्किल लग रही है, तो बट फरवरी आई थिंक इज अ गुड टाइम, तो मैं आई थिंक हाँ सर, आई विल प्लान एंड मेक अ ग्रुप आल्सो फॉर यू, फॉर मुंबई। थैंक यू। थैंक यू सर, थोड़ा दो थैंक यू। तीन लोग जी जी। को इकट्ठा करूंगा, 4-5 लोग को इकट्ठा कर लूंगा। वैसे कितना आना चाहिए, नहीं स्पेसिफिक? सर मैं आपका मैक्सिमम अगर मैक्सिमम रेगुलर 5 लोग ही रिकमेंड करता हूँ, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा नहीं। दो ये ट्रिप लोग नहीं आएंगे। है और ना है, सर मैक्सिमम 5 लोग होने चाहिए ग्रुप में, उससे ज्यादा नहीं। अभी आवाज आ रही है? आ रहा है सर अभी। हाँ, तो नेटवर्क का थोड़ा इशू ही रहता है मेरे यहाँ पे, तो इसलिए सॉरी, बीच बीच में भी डिस्कनेक्ट हुआ होगा शायद थोड़ा। नहीं, टेंशन मत करो सर, सब सही है। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? सर दिकाला में रहने के लिए बहुत एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है क्या सर? जी 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 मीता मैम, ढिकाला के लिए ना एक्चुअली 45 डेज पहले इंडियंस की बुकिंग ओपन होती है यूजुअली, जो अभी तक सिस्टम था। सो 45 डेज पहले तो बुकिंग ओपन होती है, लेकिन वहां पे अपनी डेट्स ब्लॉक कराने के लिए ना कम से कम 3 महीने एडवांस बोलना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग बुकिंग करते हैं ना, वो लिमिटेड ही बुकिंग कर पाते हैं। तो उनके पास अगर वो डेट ब्लॉक होती है तो फिर वो आगे बुकिंग नहीं लेते हैं। और कुछ स्पेसिफिक साइबर कैफे वाले हैं जो बुकिंग करते हैं वहां के लिए, तो कम से कम 3 महीने पहले तो बताना पड़ता है कॉर्बेट के लिए। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने मिस किया था, आपके साथ में ट्रिप किया था, तो नेक्स्ट जी टाइम वो प्लान करके करेंगे।
जी 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 एंड बिल्कुल। स्पेशली वो सीताबनी एरिया, हुडेड पिट्टा। हाँ वो समर में आपको प्लान करना पड़ेगा, जून फर्स्ट सेकंड वीक में। हाँ नहीं, तभी हम आए थे लेकिन तभी दिखाई नहीं रहे थे। एंड ऑफ द मे ओनली वी हैड कम। हाँ हाँ आपके आप साथ में की थी ना? तब तक नहीं आया था शायद, वो यूजुअली 27-28 मई के हाँ। आसपास ही आता है, उससे पहले नहीं आता। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। सो राजेश जी, मैं पूछ रहा था कि कितना लोगों का ग्रुप होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? हाँ सर, मैक्सिमम 5 लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा में तो नहीं होता है फिर फोटोग्राफी या बर्डिंग। ना ना, ज्यादा तो हम लेंगे, मैंने हाँ पूछना था। हाँ, That's all. मतलब 5 Okay. लोग ठीक रहता है बजट के हिसाब से भी और ग्रुप साइज के हिसाब से भी। तो मैं यूजुअली जैसे हिल्स में हम ट्रैवल करते हैं तो 2 गाड़ियां हम लोग रखते हैं, 2 इनोवा, ठीक है, उसमें 5 टूरिस्ट होते हैं और 6ठा मैं होता हूँ, 6 लोग होते हैं टोटल। ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं तो वर्कआउट करेंगे आपके साथ, बिकॉज ओनली थिंग इज अभी आई डोंट नो अभी अरुणाचल अगर ये सब चीज अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट इज प्रैक्टिकल, बट आई विल डेफिनेटली कम विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आप बता दीजिएगा कोई से। सर ये राजकोट ट्रेल कहाँ पे है? सर रानी कोटा ना, ये जहाँ पे मेरा रेजिडेंस है ना, कालाडूंगी जब आते हैं तो म्यूजियम से जब रामनगर की तरफ को जाते हैं, हाँ जी। बोर नदी का पुल आता है, बोर नदी के पुल को क्रॉस करके राइट हैंड को एक रास्ता जाता है कोटाबाग की तरफ, तो वहां अच्छा पर है अच्छा वो अच्छा। एरिया। बेसिकली ठीक है कालाडूंगी से सर, करीब इंटरेस्टिंग है। 15 किलोमीटर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी का कोई और सवाल या कंक्लूड करें? सर अभी अगर किसी को आपके यहाँ पे आना हो तो रुकना कहाँ पड़े? हाँ सर, जैसे यहाँ पे फैसिलिटी है कालाडूंगी में ना, 1-2 बहुत अच्छे गेस्ट अच्छा हाउस बन गए हैं, तो वहां पे स्टे कर सकते अच्छा हैं, एसी रूम वगैरह के साथ में। अच्छा, ओके ओके, जी जी। थैंक यू। तो चलिए, आई थिंक सबके सवाल हो गए हैं आज काफी लंबा भी हो गया, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट टाइम का डेट जो है मैं जल्दी अनाउंस करूंगा, हायर ऑल्टीट्यूड की बर्डिंग करेंगे। चलिए, तो अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग थैंक वंस यू वेरी अगेन। मच, गुड नाइट।